अस्सलामुअलैकुम। तो आज हमने करना है चैप्टर नंबर 7 के तमाम MCQs, ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स, न्यूमेरिकल्स, CRQs, ERQs एंड डेरिवेशंस। याद रखना ये चैप्टर पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा हार्ड है। इसके न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराऊंगा जो कि 10 हमें गिवन है, तो तमाम इंशाल्लाह बहुत अच्छे समझ में आएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ कि अगर आपको इस पूरी बुक के, ये जो आपकी पूरी फिज़िक्स की बुक है ना, इसके नोट्स चाहिए तो ये बन गए हैं। इसकी फ़ीस जो है ना वो हमने 200 रखी है, ठीक है, PDF में। तो PDF की प्राइस 200 रखी है। इस PDF में आपको तमाम न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चन आंसर्स और तमाम जो है वो चीज़ें जो बुक के पीछे गिवन है ना वो सॉल्व मिलेंगी। और न्यूमेरिकल्स बहुत इस तरह से सॉल्व किए हैं कि कोई भी बच्चा या टीचर या कोई भी हो वो ईज़िली समझ पाए। तो इसका PDF ज़रूर लेना और एक बार इसको चेक ज़रूर करना। और गैस पेपर चाहिए हो तो वो भी बन गए हैं तमाम सब्जेक्ट के, उसकी भी फ़ीस 200 है, लेकिन अलग अलग है, ठीक है, दोनों की 200 नहीं है, गैस पेपर की अलग है और इसकी अलग है। तो सबसे पहले MCQ से स्टार्ट लेते हैं और उसके बाद जो है अपना बकिया चैप्टर करते हैं। अच्छा, चैप्टर का नाम आपको पता है, फ्लूइड डायनेमिक्स। डायनेमिक्स क्यों? क्योंकि इसमें फ्लूइड हमारा इन मोशन था। अच्छा, अब MCQs करते हैं ज़रा। 10 MCQs आपको गिवन है जो कि पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये अच्छी तरह समझोगे। सबसे पहले MCQs क्या लिखा हुआ है? फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। भाई देखो, इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या है? जिसे आप दबा ना सको, ऐसा फ्लूइड जिसे आप दबा ना सको। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड द फ्लो रेट इज़। तो फ्लो रेट आपको पता है क्या होता है कि कितना जो है वो वॉल्यूम गुजर रहा है कितने टाइम में, ये आपके पास फ्लो रेट हो जाता है, या मास भी कह सकते हो आप इसको, वो मास फ्लो रेट हो जाएगा, ठीक है। जब फ्लो रेट की बात होती है तो वॉल्यूम ही होता है। अच्छा, इक्वल, तो सबसे पहला दिया हुआ इक्वल फॉर ऑल सरफेसेस, यानी आप सरफेस के किसी भी हिस्से में देखो तो आपको फ्लो रेट सेम मिलेगा, ऐसा नहीं है, फ्लो रेट अलग अलग मिलता है। अच्छा, कांस्टेंट थ्रू आउट द पाइप, ग्रेटर फॉर द लार्ज पाइप ऑफ द ग्रेटर फॉर द लार्ज पार्ट्स ऑफ द पाइप। तो यहाँ पर आपको जो है सही जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है B। अगर आपके पास फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है तो जो फ्लो रेट है वो आपको पूरे पाइप में कांस्टेंट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये हमने बहुत डिटेल में से पढ़ा भी था। तो सबसे पहले का क्या है, मैं B ही लिख देता हूँ, बल्कि पूरा लिख देता हूँ ताकि आपके सामने आ जाए। कांस्टेंट THROUGH थ्रो आउट द पाइप, ठीक है। ये लो, ये आपका पहला हो गया जो कि आपके पास है B, ठीक है। ये भी लिख दूंगा ताकि और अच्छा आसानी से समझ में आए। कांस्टेंट थ्रू आउट द पाइप। अच्छा, दूसरे MCQ में कहा जाता है बर्नौली प्रिंसिपल स्टेट दैट। अच्छा, बर्नौली प्रिंसिपल आपने इससे पहले पढ़ लिया है, उसके मुताबिक कह रहे हैं कि बर्नौली प्रिंसिपल स्टेट दैट द हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ अ फ्लूइड थ्रू अ पाइप। हॉरिजॉन्टल फ्लो क्या है? यानी आपका पानी जो है वो पाइप में से आगे की तरफ मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। हॉरिजॉन्टल क्या होता है कि ये समझ लो आपकी ज़मीन है, अगर कोई चीज़ इसके यूँ मूव कर रही है एक्स एक्सिस पे तो ये हॉरिजॉन्टल है। अगर यही चीज़ यूँ मूव करने लग जाए 90 के एंगल पे तो ये परपेंडिकुलर है। तो कहा जाता है कि बर्नौली प्रिंसिपल स्टेट दैट फॉर हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ अ फ्लूइड थ्रू अ पाइप द सम ऑफ द प्रेशर एंड एनर्जी ऑफ मोशन पर यूनिट वॉल्यूम इज। देखो भाई, ये आगे न्यूमेरिकल में भी आएगा। अगर आपका पाइप ऐसे है, सरफेस के हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, तो इसमें जो बर्नौली प्रिंसिपल है उसमें जो प्रेशर है या एनर्जी है ये सब कांस्टेंट आएंगी। जब इन्हें सॉल्व करोगे ना तो जो भी वैल्यू आएगी वो हर जगह आपको कांस्टेंट मिलेगी, यहाँ भी कांस्टेंट, यहाँ भी कांस्टेंट, यहाँ भी कांस्टेंट। तो इसका जो जवाब है वो है आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएट विद द लॉ ऑफ, ये आपके पास है कांस्टेंट, ठीक है, C लगा लो कांस्टेंट। वो मैं थोड़ा नीचे वाला पढ़ना शुरू हो गया ना, कांस्टेंट जो कि है आपके पास C, ठीक है। तो ये दूसरे का जवाब आपके पास आ गया। अब आपके पास तीसरा MCQ लिखा हुआ है, इसको ज़रा देख लेना। अच्छा, तीसरा MCQ में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन फ्लूइड। याद करो, बर्नौली प्रिंसिपल निकालने के लिए हमने एक लॉ का इस्तेमाल किया था, वो कौन सा था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और बर्नौली प्रिंसिपल भी यही बता रहा है आपको कि आपके पास जो एनर्जी है वो कांस्टेंट आ रही है, ठीक है। दो तरीके से पहचान सकते हो, एक तो बर्नौली प्रिंसिपल की डेरिवेशन करने के लिए यानी उसका फॉर्मूला निकालने के लिए हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस्तेमाल किया था, इससे पता चल रहा है। और 2-3 चीज़ें आपको यहाँ पर मैंने वैसे भी बता दी।
तो आपका क्या हो गया यहाँ पर ये हो गया आपका बर्नौली प्रिंसिपल। तो तीसरा है BER बर्नौलीज प्रिंसिपल कह लो या बर्नौली कह लो, एक ही बात है। ठीक है, बर्नौली प्रिंसिपल आपको किस में दिया हुआ है? बी में दिया हुआ है। बर्नौली प्रिंसिपल इज इन बी, तो ये आपका बर्नौली प्रिंसिपल हो गया। अच्छा, चौथे में कहते हैं एज अ स्पीड ऑफ अ मूविंग फ्लूइड इंक्रीज। अगर मूविंग फ्लूइड की स्पीड बढ़ गई, यानी एक पाइप है, कंसीडर करो ये पाइप है, इस पाइप में से फ्लूइड मूव कर रहा है, ठीक है। अब इसकी जो स्पीड है, यानी ये जो फ्लूइड मूव कर रहा है, इसकी स्पीड बढ़ गई तो आगे क्या होगा ये आपने बताना है। द प्रेशर इन द फ्लूइड, तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर भी बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? अब जिस बच्चे ने इससे पहले वाली वीडियो देखी है बर्नौली प्रिंसिपल की, तो उसको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि अगर वेलोसिटी बड़ी है तो प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा जवाब किस में दिया हुआ है, डिक्रीजेस, ठीक है, डिक्रीजेस, ठीक है, DECREASES डिक्रीजेस, जो कि आपको दिया हुआ है सी, अगेन सी। अच्छा, इसमें न्यूमेरिकल इधर नहीं है, नीचे है आपके पास। 5वां MCQs पूछा जाता है। इंशाल्लाह सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर करके समझाऊंगा, कुछ भी ऐसा नहीं कराऊंगा कि आपको समझने में मुश्किल हो। थोड़ा सा लाइट आपको दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, मैं एडिटिंग के टाइम पे भी इसको मज़ीद डार्क कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, इफ़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ पाइप डिक्रीज, अब ये आपके पास क्या है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपने पढ़ी थी, ये उससे रिलेटेड है। क्या थी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? A1 V1 इक्वल टू A2 V2। इसको ध्यान में रखो, जवाब आ जाएगा आपके पास खुद ही। इफ़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ पाइप डिक्रीज, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है यानी आगे का हिस्सा पाइप का, ये आपने कम कर दिया, तो आपने करके तो ज़िंदगी में देखा होगा ये चीज़। तो जब आप पाइप के आगे उंगली रखते हो यानी एरिया कम कर देते हो, तो फिर उसके अगेंस्ट क्या काम हो रहा होता है? द फोर्स ऑफ एन एयर रेजिस्टेंस ऑन द, थोड़ा सा ऊपर वाला है, व्हाट हैपन टू द फ्लूइड वेलोसिटी। जब आप एरिया आगे का कम करते हो तो फ्लूइड की वेलोसिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। ये करके देखा होगा आपने, आई होप, ठीक है। तो ए आएगा इसका, CREASES, इंक्रीजेस ए, ठीक है। तो ये 5 हमारे हो गए इंक्रीजेस। छठे में कहते हैं स्काई ड्राइवर। स्काई ड्राइवर आपने देखा है ना, वो जो लोग पहले एरोप्लेन में बैठते हैं, प्लेन्स में बैठते हैं, एक ख़ास ऊंचाई पे जाते हैं, फिर वहाँ से छलांग लगा देते हैं पैराशूट पहनकर, उन्हें स्काई ड्राइवर कहते हैं। तो स्काई ड्राइवर फॉल्स थ्रू द एयर एट टर्मिनल वेलोसिटी। आपको ये बात भी पता है कि जब कोई चीज़ फ्लूइड में नीचे गिर रही होती है तो एक वक्त ऐसा आता है कि एक्सेलरेशन 0 हो जाती है और वो एक वेलोसिटी अटेन कर लेता है, वो होती है टर्मिनल वेलोसिटी। ये बहुत डिटेल में पढ़ा है। अगर टर्मिनल वेलोसिटी याद नहीं आ रही है तो लिखना टर्मिनल वेलोसिटी, ME इंग्लिश सेंटर, वीडियो मिल जाएगी। द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन हिम इज, अच्छा, एक स्काई ड्राइवर है, वो कूद गया आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं उसके ऊपर एक फोर्स लग रही होगी, वो फोर्स कौन सी होगी? एयर रेजिस्टेंस की, यानी एयर कोशिश कर रहा होगा कि जो स्काई ड्राइवर है वो ऊपर की तरफ रहे। तो ये जो फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस है ये किस फोर्स के बराबर हो जाएगी? यानी वेट के बराबर होगी, वेट के कम होगी। देखो भाई, ये स्काई ड्राइवर है, मैंने इसको छोड़ा तो इसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस लग रही है, इसका अपना भी वेट है, तो एयर रेजिस्टेंस और वेट का आपस में क्या रिलेशन है ये बताना है। तो देखो, अगर टर्मिनल वेलोसिटी आपके पास आ चुकी है, ठीक है, तो वेट और एयर रेजिस्टेंस या ड्रैग फोर्स बराबर होगा, ठीक है। ये लिख लो यहाँ पर, ये पता होना चाहिए आपको, वैसे तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। इक्वल टू द वेट, जो कि आपके पास कौन सा जवाब, थोड़ा सा हमारा लिखने में सफाई से लिखते हैं, इक्वल टू द वेट। ये हमारे पास दिया हुआ है बी में, ठीक है। चलो ये बी हो गया। अब 7 पे चलते हैं। कहा जाता है विंड स्पीडिंग अप एज इट्स ब्लोज, यानी हवा जो है वो तेज़ चलती है ओवर द टॉप ऑफ अ हिल। चलो इसको थोड़ा सा आसान करता हूँ। आपने देखा है कि जो बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ होती हैं वहाँ पर आपके पास हवा जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। आप अपने कमरे में नीचे बैठे हुए हो, हवा कम होगी,
छत पे चले जाओ, हवा ज़्यादा होगी। अगर हवा बढ़ गई है छत पे या पहाड़ी के ऊपर हवा ज़्यादा चल रही है तो क्या चीज़ कम हुई होगी? अभी हमने इस बात को पढ़ा है, बिल्कुल सही, प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ लिखा। अच्छा, अब प्रेशर हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं? जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेशर है, एटमॉस्फेयर में प्रेशर है, उसको कौन सा प्रेशर कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। खत्म बात, इतना आसान तो है। तो डिक्रीज एटमॉस्फेरिक प्रेशर देयर, लिखते हैं DCREAS, डिक्रीज एटमॉस्फेरिक प्रेशर देयर। ठीक है, याद रखना इस बात को हमेशा कि जब आप पहाड़ पे जाते हो ना तो प्रेशर आपको कम मिल रहा होता है। तो यहाँ पर ये आ गया आपके पास कितना, ये आ गया B आ गया। ठीक है, अच्छा अब 8वें में पूछा जाता है, सारे कॉन्सेप्ट वाले थे, ये न्यूमेरिकल टाइप नहीं थे। अ फ्लूट इज अंडरगोइंग इनकम्प्रेसिबल, फ्लूट ऐसा हो गया है जिसे आप दबा नहीं सकते। देखो इसको मैं अगर मोबाइल को दबाऊं तो क्या ये दबेगा? टूट जाएगा, दबेगा तो नहीं ना। इसी तरह फ्लूट भी ऐसा हो गया कि आप उसे दबा नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो दिस मीन दैट, इसका क्या मतलब है? बहुत सारे जवाब लिखे हुए हैं लेकिन मैं सीधा बताता हूँ। अगर फ्लूट दब नहीं रहा यानी फ्लूट कंप्रेस नहीं हो रहा, इसका मतलब है वो आइडियल फ्लूड है। ठीक है, तो इसमें से क्या आपके पास सही होगा? अब आइडियल फ्लूड है तो क्या चीज़ होगा? डेंसिटी कांस्टेंट होगी, डेंसिटी चेंज नहीं होगी। ये मैंने बताई थी बात, आइडियल फ्लूड में डेंसिटी चेंज नहीं होती। तो यहाँ लिखा हुआ है द डेंसिटी कैन नॉट चेंज विथ टाइम और लोकेशन। तो यहाँ लिखते रहते हैं इसको, द डेंसिटी कैन नॉट change, the density cannot change with time or location। ठीक है, किस में है ये? ई में है आपके पास। ठीक है, सबसे लास्ट में दिया हुआ। अच्छा आगे कहते हैं अ फ्लूट इज अंडरगोइंग स्टेडी फ्लो देयरफॉर, एक फ्लूट स्टेडी फ्लो कर रहा है यानी जितने भी पार्टिकल्स हैं फ्लूइड के वो सब पैरेलल मूव कर रहे हैं। ज़रा यहाँ मैं बना के दिखाता हूँ, समझ लो ये फ्लूइड के पार्टिकल है, सब ऐसे एक साथ एक लाइन में मूव कर रहे हैं, स्ट्रीम लाइन बन रही है और बड़ा ही अच्छा साफ सुथरा फ्लो नज़र आएगा आपको। क्या होगा? द वेलोसिटी ऑफ एनी गिवन मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लूइड डज नॉट चेंज, नहीं वेलोसिटी उसकी फ़र्क पड़ेगी। ठीक है, तो द प्रेशर डज नॉट वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, प्रेशर वेरी नहीं करेगा, नहीं प्रेशर भी बढ़ सकता है, कम हो सकता है। द वेलोसिटी एट एनी गिवन पॉइंट डज नॉट वेरी विद टाइम, ये बात ठीक है। अगर मैं बोलूँगा ना इधर क्या वेलोसिटी है ये निकालो, तो जितने भी पीछे से पार्टिकल्स आएंगे ना उन सब की वेलोसिटी इस पॉइंट पे कांस्टेंट होगी। ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ी थी बात, मुझे उम्मीद है आपको याद हो गई। तो इसका यहाँ लिख लेता हूँ मैं 9 का। तो द वेलोसिटी, ये सारी बातें लेक्चर से ही रिलेट करती हैं। द वेलोसिटी एट एनी गिवन पॉइंट DOES does not vary with time, यानी एक्सेलरेशन ही नहीं होगी। चलो ये हो गया। ये आपके पास है C नहीं है बोले, हाँ C है बोले, सही। द वेलोसिटी एट एनी गिवन पॉइंट डज नॉट वेरी विद टाइम। आखिरी में पूछा जाता है द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर फ्लूइड फ्लो कैन बी ड्राइव फ्रॉम द, ये सिंपल बात पूछी है आपने, जब कंटिन्यूटी की इक्वेशन निकाली थी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी निकाली थी, तो उस इक्वेशन को निकालने के लिए कौन सा लॉ इस्तेमाल किया था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मास, इनर्शिया, वॉल्यूम, क्या? सिंपल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इस्तेमाल किया था मैंने। ठीक है, बहुत बार मैंने ये बात बोली भी थी आपको। तो ये आपको दिया हुआ है कितने में? B में, तो ये आपका हो गया। और मैच करते हैं ठीक किया या गलत। पहले का B, दूसरे का C, तीसरे का B, चौथे का C, पाँचवें का A, छठे का B, सातवें का B, आठवें का E, C B। ठीक है भाई, सारे ठीक हो गए। अब करते हैं अपने, इसको अपने पास उतार लो। ठीक है, अब करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स। ये थोड़े से मुश्किल थे मैं मानता हूँ, लेकिन इतने कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्वेश्चंस के आंसर्स बराबर में चल रहे होंगे, मैं साइड में रहूँगा
ताकि आपको आंसर देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग उसको देख लेना, अपने पास लिख लेना, ठीक है। चलो सबसे पहले करेंगे हम CRQs, फिर करेंगे ERQs, क्योंकि ये CRQs ERQs करके दिए हुए कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है और उसके बाद मैं पहले लिख भी देता हूँ। तो हेयर वी आर डूइंग, बल्कि इधर लिख लेता हूँ, बल्कि इधर लिखता हूँ मैं, CRQs कर रहे हैं हम। सबसे पहले हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से तरीके से पढ़ेंगे। अच्छा, कहा जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। बड़ा ही बेसिक डिफरेंस है। स्ट्रीमलाइन फ्लो जो है उसमें जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो एक सारे सी स्ट्रेट डायरेक्शन में मोशन करते हैं, यानी सारे पार्टिकल्स एक ही डायरेक्शन में होंगे। टर्बुलेंट फ्लो में सारे रैंडम डायरेक्शन में होंगे, कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई आगे, कोई पीछे। टर्बुलेंट का मतलब ही होता है बेतरतीब। तो बात समझ आ रही होगी। देखो और भी चीज़ें लिखी हुई हैं। अच्छा, टर्बुलेंट फ्लो में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती एक पॉइंट पर, स्ट्रीम में कांस्टेंट मिलती है। तो ये देखो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। फ्लो पैटर्न स्मूथ एंड ऑर्डर्ड। स्मूथ का मतलब मैंने बताया ना कि वो सब एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए स्मूथ है। थियोमेटिक, चोटिक एंड इरेगुलर। अच्छा, कंसिस्टेंट, वेलोसिटी फ्लक्चुएटिंग। तो ये सार देख लेना, ठीक है, इसमें लिख दिया मैंने। अच्छा, अब आओ दूसरा करते हैं सवाल। अगर कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा ना कि स्ट्रीमलाइन क्या है, टर्बुलेंट क्या है, कंफ्यूज नहीं हो, बस आप ये लिखो स्ट्रीमलाइन और एमई इंग्लिश सेंटर, देखो वीडियो आ जाएगी। क्योंकि देखो मैं पहले ही ये सारी चीज़ें आपको समझा चुका हूँ ना, अब सिर्फ यहाँ उसके क्वेश्चन आंसर्स करा रहा हूँ ताकि आपको उसके जवाब भी तो मिले जो मैंने कराया था, पढ़ाया था। कहा जाता है वुड आ ड्रिंकिंग स्ट्रॉ वर्क इन स्पेस वेयर देयर इज़ नो ग्रेविटी। कह रहे हैं वो आप पीते हैं ना जूस जिस स्ट्रॉ से, क्या वो स्ट्रॉ स्पेस में काम करेगी? तो स्पेस में वो काम, क्योंकि स्पेस में आपके पास ग्रेविटी तो होती नहीं है। तो देखते हैं इसका जवाब क्या है। इन अ वैक्यूम इन्वायरमेंट लाइक स्पेस वेयर देयर इज़ अ वेरी लिटिल और नो ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो वेरी लिटिल का मतलब यहाँ पर इस्तेमाल तो हमने इसलिए कर लिया, लेकिन कोई भी ग्रेविटी होती नहीं है स्पेस में, अगर आप किसी भी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले गए हो। लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी होती है ना, तो वो जब आती है जब आप उसके रीजन में जाते हो, बहुत करीब तक, अमूमन नहीं होती स्पेस में। द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड इन क्वाइट डिफरेंट। तो वहाँ पर आपको क्या, फ्लूइड ऐसे नहीं मिलेगा कि गिलास में अगर आपने भर दिया तो गिलास में ही रहेगा। आपने देखी होगी वीडियोस, वो खुद ब खुद उड़ने लग जाता है। तो जब फ्लूइड उड़ रहा है तो फिर आप उसको क्या यूँ करके पियोगे? तो ऐसे अगर पीना चाहो तो पी सकते हो, मगर वो फ्लूइड उड़ने लग जाएगा। तो ये पूरी चीज़ यहाँ पर इन्होंने लिख दी है। द ऑपरेशन ऑफ अ ड्रिंकिंग स्ट्रॉ विच रिलाइज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ग्रेविटी। ठीक है, तो अर्थ पे तो आप इजीली पी सकते हो, लेकिन वहाँ पर आपको स्पेस में मुश्किल होगा, क्योंकि आपका पानी उड़ रहा होगा। पहले तो आप पानी पीते हो तो यूँ होता है ना आपके सामने, लेकिन स्पेस में क्या होगा कि पानी यूँ निकल कर आपके सामने यूँ घूम रहा होगा, तो फिर आपको उसे यूँ उठा के खाना पड़ेगा। तो इन वैक्यूम मैंने बता दिया और ये सारी चीज़ें देख लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। वाई डू एयरप्लेन्स टेक ऑफ इनटू विंड। अच्छा, क्यों जो है वो एयरप्लेन टेक ऑफ करते हैं विंड में, हवा में? क्यों टेक ऑफ, कैसे टेक ऑफ कर पाते हैं, ये आपने बताना है। एयरप्लेन टेक ऑफ इनटू द विंड टू ऑप्टिमाइज टेक ऑफ परफॉर्मेंस एंड सेफ्टी। दीज प्रैक्टिस इंक्रीज एयर स्पीड ओवर द विंग्स इनेबलिंग द जनरेशन ऑफ मोर लिफ्ट। अब देखो होता क्या है, जब आपका एयरप्लेन तेज़ स्पीड में रनवे पे मूव करता है तो उसके ऊपर बहुत सारी एयर्स लग रही, मतलब बहुत सारी उसके ऊपर क्या होती है, एयर लग रही होती है, या उसके ऊपर बहुत सारी गैसेस, बेसिकली तो एयर ही कहा जाता है, गैस तो नहीं कहेंगे। तो उसके ऊपर एक एयर लग रही होती है। जब उसकी स्पीड ज़्यादा होती है तो वो एयर ज़्यादा हो जाती है। तो जब ज़रा सा आपका प्लेन यूँ उठता है ऊपर की तरफ, तो एयर जो नीचे लगती है ना, वो उसको एक लिफ्ट देती है, तो जिसकी वजह से आपका एयर प्लेन हवा में चला जाता है। ठीक है, इसको भी ज़रा अपने पास रखना। अगर हवा ना हो, विंड ना हो, तो पहली तो आपका जो इंजन है उसको फिर काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंजन के अंदर ऑक्सीजन जाती है, जब तो इंजन में कंबस्शन होता है और इंजन चलता है। अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी, अब आप सोचोगे सर ये रॉकेट कैसे काम करते हैं? रॉकेट में अलग मैकेनिज्म होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें फिर ऑक्सीजन कहीं और से उसको मिल रही होती है अंदर से। तो ये ज़रा देखा करो, पढ़ा करो, सीखा करो इस चीज़ को। अब ये सवाल आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है जो इन्होंने पढ़ाया था हमें।
डिस्क्राइब टर्मिनल वेलोसिटी इन लिक्विड। तो टर्मिनल वेलोसिटी हम पढ़ चुके हैं, मैं फिर भी बता देता हूँ कि भाई देखो, ये आपके पास एक बॉल है, जब ये लिक्विड में गिरेगी, लिक्विड कह लो, फ्लूइड कह लो, कोई भी कह लो, जब ये गिरेगी तो इसके पास क्या होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ये नीचे आएगी ना तो इसकी स्पीड जो है वो आपके पास बढ़ती रहेगी। क्योंकि जीरो से शुरू हुआ था, रुकी हुई थी बॉल, अब गिरना शुरू हो गई है। एक वक्त ऐसा आएगा कि इसके पास एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो इसका वेट है जो कि नीचे की तरफ है, इसके ऊपर की तरफ एक ड्रैग फोर्स लगेगी, ड्रैग फोर्स और वेट आपस में बराबर हो जाएगा, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन ख़त्म हो जाएगी। अब इसको बहुत डिटेल में मैंने बताया था आपको। उस सिचुएशन में फिर आपके पास एक वेलोसिटी आ जाएगी vt, जिसे आप टर्मिनल वेलोसिटी कहते हो, और ये कांस्टेंट होगी, और फिर इस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ही आपकी बॉल ज़मीन पर आके गिरेगी। समझ आ गई ना बात? बहुत आसान चीज़ है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, टर्मिनल वेलोसिटी इन लिक्विड इज द कांस्टेंट स्पीड that an object such as solid particles or a droplet reach when it fall or rises through the liquid under the influence of gravity। अब देखो ये ही सेम काम आपके पास वाटर के ड्रॉपलेट के साथ होता है, जब वाटर का ड्रॉपलेट आसमानों से नीचे आने की कोशिश करता है। चलो बात समझ आ गई। तो अभी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको आप पढ़ लेना। ड्रैग फोर्स होती है, जिसमें बैलेंस फोर्स होती है, डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट एंड लिक्विड प्रॉपर्टीज़। अब ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है, इसका फार्मूला भी मैं आगे लिखवाऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा। और ड्रैग फोर्स पे भी डिपेंड करता है, ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा, अब पांचवा करते हैं ज़रा। अब पांचवें में कहा जा रहा है आपसे, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ रेनॉल्ट नंबर। अब रेनॉल्ट नंबर पे मैंने टिकटॉक पे एक वीडियो भी बना के डाली थी, अगर नहीं देखी तो एमी इंग्लिश सेंटर लिखना, मिल जाएगी। अब रेनॉल्ट नंबर क्या होता है? रेनॉल्ट नंबर आपको बताता है कि फ़्लो आपके पास लेमिनार होगा या टर्बुलेंट होगा। अब लेमिनार फ़्लो क्या होता है? जिसमें बहुत अच्छी तरह से पानी बह रहा होता है स्मूथ तरीके से, और देखोगे भी तो बड़ा अच्छा लगेगा बहता हुआ। टर्बुलेंट फ़्लो में इधर उधर पानी बह रहा होता है। तो अगर रेनॉल्ट नंबर जो है वो, अगर आपके पास रेनॉल्ट नंबर की वैल्यू आपके पास आ रही है आई थिंक 2300 के अंडर, तो फ़्लो लेमिनार है। अगर इससे ज़्यादा आ रही है और 4000 से कम आ रही है तो टर्बुलेंट है। अब ये भी देखना है तो आप पढ़ लो, मैं पढ़ देता हूँ। द रेनॉल्ट नंबर इज़ अ डायमेंशनल लेस पैरामीटर इज़ इन फ्लूइड डायनेमिक्स दैट प्ले अ क्रूशियल रोल इन अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिडिक्टिंग द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड फ्लो। वही बात लिखी हुई है कि आप फ्लूइड फ्लो का बिहेवियर प्रिडिक्ट करते हो इसके ज़रिए से। मैं आपको एक नंबर दे दूँ, आप बता सकते हो कि फ्लूइड क्या कहते हैं आपके पास, टर्बुलेंट होगा या लेमिनार होगा। अच्छा 6 करते हैं। अब ये पूरा यही लिखा हुआ है आपके पास, इसमें ट्रांजिशन फ्लो होता है, टर्बुलेंट फ्लो होता है, लेमिनार फ्लो होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, स्टेडी फ्लो होता है, बहुत सारे फ्लोस आपके पास होते हैं। अब गिव टू एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। देखो बर्नौलीज प्रिंसिपल के टॉपिक में इसकी एप्लीकेशन दी हुई थी। एक हमारे पास वो हाइड्रोलिक जैक का दिया हुआ था, उसके अलावा हमारे को एक मीटर भी दिया हुआ था उन्होंने, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर आपके पास फ़्लो चेक करने के लिए आता है कि फ़्लो कितना है। तो बर्नौली प्रिंसिपल की तरह मदद से आप ये दो डिवाइसेस बनाकर इन्हें इस्तेमाल कर सकते हो एप्लीकेशन। अब ये दोनों डिवाइसेस बर्नौली प्रिंसिपल के ऊपर ही काम कर रही होती हैं, ठीक है। तो पढ़ भी देता हूँ। इन अ फिल्टर पम्प, अच्छा ये फिल्टर पम्प है आपके पास, मैंने सोचा शायद हाइड्रोलिक लिफ्ट बोल दिया, फिल्टर पम्प है बेसिकली। हाइड्रोलिक लिफ्ट में भी फ्लूइड होता है लेकिन वो स्टेडी होता है, यहाँ पर जो फ्लूइड है वो मूव कर रहा होता है, तो इसलिए इसको तो यहाँ मोशन में पढ़ेंगे ना। तो इसमें क्या होता क्या है कि जब कोई यहाँ से पानी को दबाता है तो पानी निकलता है और बाहर की तरफ जाके गिरता है। अब यहाँ पर प्रेशर दो अलग अलग जगह पर हो रहा होता है और मूव कर रहा है तो वेलोसिटी भी होती है, तो इस तरह से। बाकी वो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, वेंचुरी मीटर। A वेंचुरीमीटर इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर द फ्लो रेट। फ्लो रेट यानी कितना फ्लो गुजरा कितने टाइम में, ये फ्लो रेट है। V/T। फ्लो रेट का फॉर्मूला है, अगर मैं फ्लो रेट लिखूँ, फ्लो रेट तो डेल्टा V/Δt, ये फ्लो रेट का आपके पास फार्मूला होता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा फ्लो रेट। अब आगे बढ़ते हैं। फ्लो रेट में आगे न्यूमेरिकल में भी बहुत अच्छी तरह समझा दूंगा, क्योंकि वहाँ पर ये पूरा का पूरा बेस करता है।
अच्छा, ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया है। 8 करते हैं क्योंकि मैंने इसका नंबर चेंज नहीं किया था, तो अब 8 करते हैं। ठीक है, फ्लूट फ्लो इन टर्बुलेंट। फ्लूट आपका टर्बुलेंट फ्लो कर रहा है, यानी कोई पैटर्न नहीं है उसमें, वो बेतरतीब बह रहा है। ठीक है, रादर देन लेमिनार, लेमिनार नहीं है बल्कि लेमिनार नहीं है। सपोर्ट दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करो। मतलब कैसे आप बताओगे कि फ्लो टर्बुलेंट है या लेमिनार? आप जो है वो रेनॉल्ट नंबर देखोगे। अगर आपके पास रेनॉल्ट नंबर, मैंने रेनॉल्ट नंबर की बात की थी ना, अगर आपके पास रेनॉल्ट नंबर जो है वो कम आ रहा होगा, रेनॉल्ट नंबर कम आ रहा होगा 2300 से। अब इस रेनॉल्ट नंबर को निकालने का ना फॉर्मूला आता है, तो मैं ज़रा फॉर्मूला भी लिख देता हूँ ताकि जो बच्चे अभी तक कंफ्यूज हो रहे हैं सर ये क्या बोल रहे हैं इतनी देर से, कुछ समझ नहीं आ रही बात, तो उन्हें ये समझ भी आ जाए कि रेनॉल्ट नंबर आखिर होता क्या है। तो देखो, रेनॉल्ट नंबर का फॉर्मूला होता है RE इक्वल टू डेंसिटी VL अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। V क्या है? स्पीड, डेंसिटी, और ये L जो है ना वो आपके पास क्या है, ये L जो है आपके पास डायमीटर है, पाइप का डायमीटर है। ठीक है, L से लिखा है लेकिन बहुत जगह पे देखोगे D से मिलेगा। तो इस फॉर्मूले की मदद से आपको ये नंबर आएगा। अगर वैल्यू 2300 से कम आ गई तो इसका मतलब है फ्लो लेमिनार होगा, और उसको आप देख के भी पहचान सकते हो और प्रिडिक्ट भी कर सकते हो। इससे ज़्यादा वैल्यू आ गई 3000 से, 2300 से ज़्यादा अगर वैल्यू आ जाती है तो अब फ्लो टर्बुलेंट हो जाएगा, और अगेन इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करके आप उसे निकालोगे। तो यही बात यहाँ पर बहुत डिटेल में भी लिख दी गई है ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो रेनॉल्ट नंबर मैंने बता दिया क्या चीज़ होती है, पढ़ भी देता हूँ। वन ऑफ द प्राइमरी फैक्टर डिटर्मिनिंग द फ्लो रिजीम यानी कैसा है वो, दिखता क्या है, ऑफ अ फ्लूइड इज़ द रेनॉल्ट नंबर। रेनॉल्ट नंबर बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ है जिसकी मदद से आप चेक कर सकते हो कि आपका फ्लो टर्बुलेंट है या लेमिनार है। अब इसके आगे फिर लिखा हुआ है टर्बुलेंट फ्लो के लिए क्या तरीका है और एप्लीकेशन इसकी कैसे कैसे हैं। बहुत बड़ा लिखा हुआ है, सारा पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आंसर शेयर कर रहा हूँ, देख लेना। 9, डिस्कस इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोक्स लॉ। अब स्टोक्स लॉ आपको डायरेक्ट अलग से नहीं पढ़ाया गया, स्टोक्स लॉ टर्मिनल वेलोसिटी में रखकर आपको पढ़ा दिया गया, लेकिन अलग से इसका टॉपिक नहीं दिया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। स्टोक्स लॉ स्टोक नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। इसका फॉर्मूला होता है 6πNVR। F इज इक्वल टू, असल में ये डायरेक्ट फोर्स बता रहा होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 6πNVR। अब ये फोर्स सिर्फ किसके लिए होती है, मतलब ये फॉर्मूला सिर्फ ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है जिसका शेप स्पेरिकल हो, यानी जो बॉल की तरह दिखता हो। 6π कांस्टेंट हो गया, ये n मतलब ईटा है, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, v वेलोसिटी, r रेडियस। तो स्टोक्स लॉ आपके पास फोर्स दे रहा होता है बेसिकली। अब देखें, मुझे लगता था ये टॉपिक अलग से होना चाहिए था आपके उसमें कोर्स में, लेकिन ये नहीं था। अब मैं अलग से पढ़ा था तो शायद आप लोगों को शायद मुश्किल होती, तो इसलिए मैंने अलग से खुद भी नहीं पढ़ाया ये टॉपिक। पहले की बुक में ये अलग से अलग टॉपिक था, पता नहीं इस बुक से ये कम क्यों कर दिया गया टॉपिक। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना। अब इसको थोड़ा पढ़ता हूँ मैं। टर्मिनल वेलोसिटी हम पीछे देख चुके हैं, साइज ऑफ स्पेयर हम देख चुके हैं, डेंसिटी ऑफ स्पेयर और लिक्विड डेंसिटी फार्मूले में तो नहीं है लेकिन ये डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, और विस्कोसिटी तो यहाँ मौजूद है फार्मूले में 6πNVR। तो ये हो गया हमारा स्टोक्स लॉ, देख लिया आपने। अब जो है वो अपना क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या कह रहा है, और फिर आगे बढ़ेंगे अपने काम की तरफ। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है। जस्टिफाई स्पिन ऑफ बॉल इन बर्नौली प्रिंसिपल। भाई देखो, जस्टिफाई स्पिन ऑफ बॉल, अच्छा स्पिन ऑफ बॉल है, मतलब बॉल स्पिन कर रही है, उसको जस्टिफाई करना है बर्नौली प्रिंसिपल की मदद से। अब देखो क्या लिखा हुआ है, अ स्पिन ऑफ अ बॉल इन फ्लाइट ऑफन सीन इन स्पोर्ट लाइक बेसबॉल एंड, मतलब स्पिन आपने देखा है बॉल को स्पिन करते हुए, तो आई होप देखा ही होगा, तो ये उसी की बात हो रही है। द स्पिन ऑफ अ बॉल इन फ्लाइट ऑफन सीन इन स्पोर्ट लाइक बेसबॉल एंड सॉकर इज जस्टिफाइज बाय द मार्गनीस इफेक्ट। अब देखो 2-3 इफेक्ट ऐसे हैं जो आपको नहीं पढ़ाएगा, अभी न्यूमेरिकल में भी आएंगे। अब मैं उसके बारे में बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा इतना सा बता देता हूँ कि जब आप बॉल को मारते हो ना किक, तो वो बॉल ऐसे नहीं है स्ट्रेट चली जाती है, वो बॉल घूमती भी जाती है, तो उसके ऊपर भी प्रिंसिपल्स लग रहे होते हैं बहुत सारे, तो उसका ही यहाँ पर बात हुई है। ठीक है, तो इसको लिख लो अपने पास।
अब शायद बच्चे मुझे बोलेंगे सर आप पूरा नहीं पढ़ा रहे, तो देखिए मैं भी ये चीज़ें पहले ही करा चुका हूँ सारी, अब सिर्फ आंसर शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, इसके आंसर्स मिल जाए, ताकि पेपर में जब ये चीज़ें आए तो आपको पता हो कि ये क्या चीज़ है, कैसे जवाब देना है। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की डेरिवेशन मांगी गई है। कहते हैं ड्राइव ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑल्सो शो इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, इससे आपको पता चलता है कि आप क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना कम करोगे तो वेलोसिटी कितनी बढ़ जाएगी। तो इसकी डेरिवेशन बहुत आसान है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की मदद से हमने इसकी डेरिवेशन को किया था। फ्लो देखो मास फ्लो रेट लिखा हुआ है, मास फ्लो रेट अलग चीज़ है और फ्लो रेट अलग चीज़ है, ये याद रखना। ठीक है, अभी आगे समझ भी आ जाएगी ये बात। मास फ्लो रेट में आपके पास आता है kg पर kg पर सेकेंड, और फ्लो रेट में आता है मीटर क्यूब पर सेकेंड, अलग अलग है दोनों, तो फॉर्मूला से भी पता चल रहा है। तो ये पूरा लिखा हुआ है। अब एक काम करो, आप लिखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एमई इंग्लिश सेंटर, पूरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें ये पूरी चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दी है आपको ऑलरेडी, तो वहाँ से देखो इसे। लेकिन फिर भी मैं पढ़ता हूँ यहाँ पर। सपोज अ स्टेडी लेमिनार फ्लो ऑफ अ फ्लूइड थ्रू एन enclosed tube or pipe as shown in figure. The speed of the fluid varies with the diameter of the tube variation. अब लिखी हुई है ना ये बात कि अगर डायमीटर ट्यूब का चेंज करोगे, अब डायमीटर क्या होता है, देखो ये पाइप है ना आपके पास, ये पाइप है, तो ये जो चीज़ है ना ये डायमीटर है, इसका जो मुंह है, ये जो इसका मुंह है ये डायमीटर है। ठीक है, तो अगर ये चेंज करोगे तो आपकी स्पीड जो है वो चेंज हो जाएगी। आगे दूसरा सवाल देखते हैं। बर्नौली प्रिंसिपल, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 था ये, आई थिंक मैंने 11 लिख दिया, अब 2 आ गया। बर्नौली, इसके भी आपने काम करना है, आपने लिखना है बर्नौली प्रिंसिपल एमई इंग्लिश सेंटर। पूरी 40 मिनट की वीडियो मिलेगी जिसमें मैंने काफ़ी मुश्किल से आप लोगों को ये चीज़ें समझाई थी। बर्नौली प्रिंसिपल का यहाँ पर देख लो कि P+1/2 डेंसिटी V का स्क्वायर। अब ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस डेंसिटी GH, ये कांस्टेंट आती है इस प्रिंसिपल के मुताबिक। अभी ये आगे बहुत यूज़ होगा, तो ये आपने ड्राइव करनी है, ये चीज़ आपने ड्राइव करके दिखानी है। तो आई होप आप लोग समझ जाओगे, ठीक है, कि ये कैसे आपके पास होता है। अब आप बोलोगे सर ये डेंसिटी कैसे बनेगी, तो मैं बता देता हूँ डेंसिटी कैसे बनेगी। आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 12mv², यही होता है ना, ये v वेलोसिटी है, याद रखना। अब v इधर मल्टीप्लाई करा दो डेल्टा v यहाँ डिवाइड करा दो, डेल्टा v यहाँ मल्टीप्लाई करा दो, तो 1/2 v मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी, v का स्क्वायर इज इक्वल टू ke। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ चला गया, ये कैंसिल हो जाएगा इक्वेशन के, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो उसमें ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा डेंसिटी, अब 1/2 डेंसिटी v का स्क्वायर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मैं इसका बता चुका हूँ कि ये कैंसिल हो जाएगा, इसको याद रखना अपने पास, ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इसकी देखो पूरी कितनी बड़ी डेरिवेशन यहाँ पर हमने लिख दी है, तो इसको देखना ताकि समझ में आए बात। अच्छा, अब लिखा हुआ है विस्कस फोर्स। अब विस्कस फोर्स तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हो कि जब भी कोई चीज़ मतलब विस्कस फोर्स क्या है कि आपका लिक्विड है, एक तो डायरेक्ट फोर्स होती है, डायरेक्ट फोर्स विस्कस फोर्स की वजह से ही आती है, याद रखना। आपका लिक्विड है, बह रहा है, ऐसे बह रहा है, समझ लो ऐसे बह रहा है, तो ये वाली लिक्विड की लेयर दूसरी वाली लिक्विड की लेयर पर एक फोर्स लगाएगी, वो विस्कस फोर्स होगी, और वो इस डायरेक्शन में लग रही होगी, फ्लूइड उस डायरेक्शन में बह रहा होगा आपका। तो इसी चीज़ को यहाँ पर बताया जाएगा बहुत डिटेल में। तो हेयर आर सम की पॉइंट्स रिगार्डिंग विस्कस फोर्स, ओरिजिन ऑफ विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स आती कैसे है, विस्कस फोर्स इज प्राइमरीली द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एडजेसेंट लेयर ऑफ फ्लूइड। देखो लेयर का बात आ गया ना पास, अब भरोसा है ना मुझ पर भाई आप लोगों को। तो ये पूरा ऐसे लिखा हुआ है, और बाकी रेनॉल्ट नंबर बाकी सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, डिफाइन फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स को बताएं क्या होता है, एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन द स्टडी ऑफ फ्लूइड। अब फ्लूइड डायनेमिक्स को हम पढ़ क्यों रहे हैं भाई, देखो बहुत ज़रूरी है। आपके पास पाइप है, पाइप में से पानी गुजर रहा है,
अब उस पानी की क्या वेलोसिटी होगी कैसे पता चलेगा? फ्लूइड डायनेमिक्स की वजह से। उसमें रेनॉल्ट नंबर क्या आएगा, उसमें फ्लूइड टर्बुलेंट होगा या नहीं, लेमिनार होगा या नहीं, ये सब बताने में हमारे को ये फ्लूइड डायनेमिक की मदद करेगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना कि फ्लो पैटर्न्स, बाउंड्री लेयर्स, फ्लूइड प्रॉपर्टीज़, ये सब बताता है हमें यहाँ पे। और इसके अलावा डिफरेंसेस, बहुत सारी चीज़ें, रेनॉल्ट नंबर, डेंसिटी, वेलोसिटी, बहुत चीज़ें बताएगा। ये बहुत बड़ा सवाल है ये आपके लिए। अच्छा, लेकिन मैंने आसान कर दिया। अब 5वां क्वेश्चन करते हैं, जो कि एक और बड़ा क्वेश्चन है हमारा। कहा जाता है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ रेनॉल्ट नंबर। अब रेनॉल्ट नंबर मैंने आपको 2-3 बार पहले भी बता दिया, यहाँ भी बता देता हूँ कि रेनॉल्ट नंबर से आपको पता चलेगा कि फ्लूइड लेमिनार है या टर्बुलेंट है, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे यहाँ पे कहूँगा कि भाई देखो, आप किसी के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हो और सामने वाला आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स दे रहा है, यानी आप किसी की मदद करना चाह रहे हो, सामने वाला बोल रहा है जाओ मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है, ये वो, तो अब आप क्या करेंगे? ज़बरदस्ती उसकी मदद करेंगे क्या? नहीं, आप ये करेंगे कि आप उसको छोड़ देंगे उसके हाल पे, वो जो करना चाहता है कर ले। फिर जब आपको सही वक्त लगेगा तो दोबारा मदद करेंगे। यानी आप ऐसा नहीं करेंगे कि मैं तुम्हारी मदद करना चाह रहा था और उस पर गुस्सा हो जाना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं। मदद करने के लिए भी इंसान को अपना रवैया अच्छा रखना चाहिए। तो ये समझ में आ गई ना बात? तो इस चीज़ का ध्यान रखा करें, अक्सर गुस्से हो जाते हैं लोग इसलिए। तो रेनॉल्ट नंबर मैंने बता दिया, रेनॉल्ट नंबर का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, तो वो भी देख लो, आपके सामने है कि डेंसिटी VL अपॉन म्यू नहीं होगा, ये ईटा होगा, ईटा, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यूँ लिख दिया है म्यू, लेकिन ये म्यू नहीं होगा, ये होगा आपके पास ईटा, ठीक है। इसको ऐसे कर लेना। अब आते हैं न्यूमेरिकल पर, और अब ये काफ़ी बड़ा है न्यूमेरिकल भी, लेकिन समझ में आएंगे इंशाल्लाह, पढ़ा दूंगा इस तरह से करके। चलो अब न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं न्यूमेरिकल नंबर 1 लिख दूंगा, न्यूमेरिकल नंबर 1, ठीक है। उसके बाद फिर फर्दर न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे। तो हमारी वीडियो अभी हो चुकी है आधे घंटे की, अब यहाँ से टाइम ज़्यादा लगेगा। अच्छा, कहा जाता है गिवन डेटा देखो और टू फाइंड देखो, मतलब दिया हुआ क्या है और ढूंढना क्या है। तो गिवन डेटा में आपको कहा जाता है 2 स्पेरिकल रेन ड्रॉप, मैं यहाँ डायग्राम बनाता हूँ, बात समझ में आएगी। आपके पास 2 स्पेरिकल रेन ड्रॉप है, ये 2 हैं। ये क्या होता है आगे देखो अब क्या बोलेंगे, ऑफ इक्वल साइज, दोनों का साइज सेम है। अगर इसका साइज आपके पास इसको मैं बना देता हूँ, अगर आपको अलग अलग लग रहा है, दोनों का साइज सेम है, साइज सेम है यानी दोनों के रेडियस सेम होंगे, ठीक है। ये लो रेन ड्रॉप हो गया, ठीक है, दोनों के साइज सेम है। अब कहते हैं फॉलिंग थ्रू एयर, एयर से वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी ये रेस्ट में नहीं है, नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, नीचे की तरफ आ रहा है एट अ स्पीड ऑफ, अब इसकी स्पीड कितनी, एट अ वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी कितनी है इसकी 0.08 मीटर पर सेकेंड। इसको समझना क्योंकि यहीं पे बात समझ में आएगी, देखना भी। इफ द ड्रॉप ज्वाइन टुगेदर, अब ये ड्रॉप आपस में आके मिल जाते हैं, फॉर्मिंग अब लार्ज स्पेरिकल ड्रॉप, दोनों आपस में मिलकर एक बड़ा ड्रॉप बना लेते हैं, दोनों आपस में मिलकर एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं, ठीक है, दोनों आपस में मिल गया और एक बड़ा ड्रॉप बन गया। अच्छा, फॉर्मिंग अ लार्ज स्पेरिकल ड्रॉप, व्हाट विल बी द न्यू टर्मिनल वेलोसिटी, ये वेलोसिटी तो आपको पता थी, न्यू वेलोसिटी क्या आएगी ये तो बताओ, ये बताओ, अब कैसे बताओगे? चलो जरा आओ, ये बात तो समझ में आ गई ना, हुआ क्या, इसको दिमाग में रखो। इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस कितना है, ये बताओ। दोनों सेम साइज के हैं, यानी इसका रेडियस आपस में बराबर होगा, इस चीज़ को याद रखो। सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम एक बात देख लेते हैं, हेयर कि आपके पास जो वेलोसिटी है ना, टर्मिनल वेलोसिटी, फॉर्मूला लिखता हूँ उसके बाद समझ में आएगी। टर्मिनल वेलोसिटी का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास 2/9 और r का स्क्वायर डेंसिटी g/, देखो 2/9 ये भी कांस्टेंट है, r स्क्वायर भी कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी कांस्टेंट है। भाई देखो सिंपल बात कर रहा हूँ ना, कोई गलत बात तो नहीं कर रहा ना। जब कोई चीज़ नीचे आ रही है तो ग्रेविटी तो कांस्टेंट रहेगी आपके पास,
और रेडियस भी चेंज नहीं होगा, वो भी एक ही जैसा रहेगा, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी चेंज नहीं होगी, सब कुछ कांस्टेंट है। सारे कांस्टेंट हटाओ तो आपके पास क्या रिलेशन बनता है कि आपके पास जो रेडियस का स्क्वायर है वो बराबर है किसके, देखो रेडियस को मैंने कांस्टेंट इसलिए कहा यहाँ पर कि जब वो दो अलग अलग थे ना तो उनका रेडियस चेंज नहीं हो रहा था, अब वो एक साथ हो गए हैं तो अब चेंज हो सकता है, मतलब जब मिल गए हैं तो अब रेडियस चेंज हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ क्या पता चला कि आपके पास जो वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, रेडियस के स्क्वायर के, यानी जितना ज़्यादा रेडियस बढ़ेगा वेलोसिटी भी उतनी ही बढ़ जाएगी। ठीक है, ये आपको बात समझ आ गई। अब फॉर रेडियस, अब रेडियस तो है ही नहीं हमारे पास, रेडियस फॉर रेडियस हमारे पास क्या था, ये दोनों ने मिलकर ये बनाया है। रेडियस का फॉर्मूला क्या आएगा, देखो स्पेयर है, यहाँ लिख लो SPHER, स्पेयर है। स्पेयर का फॉर्मूला क्या होता है, वो वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, अभी वॉल्यूम से देखो, स्पेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, स्पेयर वॉल्यूम, क्योंकि हमें रेडियस वॉल्यूम से मिलेगा तो इसलिए वॉल्यूम को कंसीडर कर रहा है। तो वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 πr³ है ना। अच्छा, इस साइड पे मैं लिखूंगा इस पूरे स्पेयर का वॉल्यूम जो क्या है 4/3, सही से लिखते हैं 4/3 पाई, और बड़ा वो है ना, बड़ा वॉल्यूम है मतलब बड़ा स्पेयर है तो इसको मैं कैपिटल R लिख रहा हूँ। अब इस साइड पे मैं लिखूंगा ये वाला कौन सा है, इसका वॉल्यूम है, और यहाँ पर इसका वॉल्यूम लिख रहा हूँ। अब आप बोलोगे सर आपने दोनों को इक्वेट कैसे कर दिया, अभी बताता हूँ। ये इसको स्मॉल लिखूंगा। अब आप बोलोगे सर इसको इक्वेट क्यों कर दिया आपने, ये दोनों बराबर थोड़ी ना होंगे, इसका वॉल्यूम तो डबल है, इसका वॉल्यूम सिंगल। देखा आपने खुद जब बता दिया कि ये 2 टाइम था, दोनों मिले तो एक टाइम ये बना। देखो ये लार्ज वाला है और ये स्मॉल वाला है, तो स्मॉल वाले 2 मिलेंगे तो लार्ज वाला एक बनेगा। कोई गलत बात तो नहीं करी ना मैंने, सही बात कर दी। अब देखो कांस्टेंट क्या है, ये दोनों कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है, ये खत्म हो गए। अब इसको इधर ले आओ R³ को, इसको R, तो ये R³ हो गया, ये आपके पास स्मॉल R³ हो गया। देखो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ये इधर आ गया R³ = 2। अब इस क्यूब को बाहर निकाल लो तो R/R³ = 2। बकिया मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। अब देखो मुझे क्यूब नहीं चाहिए R के ऊपर, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर, देखो मुझे क्यूब ख़त्म करना है तो क्यूब रूट लूँगा मैं। क्यूब मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको मैं टेक क्यूब रूट, देखो कितना प्यारा समझ में आ रहा है। तो क्यूब रूट लूँगा तो क्या हो जाएगा, देखो अगर स्क्वायर ख़त्म करना होता है तो स्क्वायर रूट लेते हो, क्यूब ख़त्म करना है तो क्यूब रूट लोगे। तो ये हो गया R/R3 और ये 3 यहाँ आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो स्क्वायर रूट है, 3 है तो क्यूब रूट है, अगर यहाँ लिया है तो इधर भी लेना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 1/3, ऐसे लिख लो, या अगर चाहो तो ऐसे लिख लो। सब तरीके से समझा रहा हूँ ताकि किसी को कुछ मुश्किल ना हो। क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो गया तो R/R आपके पास कितना आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है 1/3, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं क्यूब रूट को। अब R/R आ गया। अब एक इक्वेशन में बना लेता हूँ। देखो पहले मेरे पास क्या था मुझे क्या निकलना है V', और V' किससे निकलना है आपके पास, V से डिवाइड होकर। अब मैं बता देता हूँ, और यहाँ पर आ गया आपके पास R का स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल r का स्क्वायर। अब हो क्या रहा है मैं ज़रा ये बताता हूँ। देखो भाई हो क्या रहा है मैं ये बताता हूँ। मेरे पास जो वॉल्यूम है किसका, मेरे पास वॉल्यूम इस बड़े वाले स्पेयर का, वो क्या है, ये है, और वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के, मतलब रेडियस के स्क्वायर के, तो ये R इस पर आ गया। ठीक है, मेरे पास छोटे वाले स्पेयर का वॉल्यूम क्या है और रेडियस क्या है, ये है, इस पर भी स्क्वायर आ गया। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर, वेलोसिटी स्क्वायर है रेडियस का, यानी अगर
रेडियस का स्क्वायर लोगे तो वेलोसिटी बनेगी। अच्छा वी प्राइम, वी को इधर ले आओ, स्क्वायर को कॉमन निकाल लो, आर अपॉन आर, स्क्वायर कॉमन निकल गया, ऐसे हो गया। बात समझ आ गई? कोई मुश्किल, कोई टेंशन परेशानी वाली बात तो नहीं कर रहा ना मैं अभी तक? अच्छा अब देखो ये आर अपॉन आर क्या निकाला है आपने, ये निकाला है, और ये वी क्या दिया हुआ है 0.08, तो ये लिख दो इधर, टू आ गया, 1/3 ज़रूर लिख देना, 1/3 और 2, तो ये 2 इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि बच्चों को समझ में आ जाए, 1/2, तो ये 1/3, तो ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.08 2 मल्टीप्लाई 2/3, मतलब ये 2 1 से मल्टीप्लाई हो गए 2/3। अब इसको सॉल्व करते हैं ज़रा कैलकुलेटर की मदद से। भाई देखो ये मुश्किल न्यूमेरिकल है इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा इसमें, मैं कोशिश करूँगा आज ही पूरे करा दूँ, लेकिन टाइम फिर भी लगेगा। अब देखो ये मैंने 2 लगाया और ये मैंने क्या दबाया, शिफ्ट दबाकर, मैं समझा रहा हूँ कैसे हो रहा है, ये मैंने शिफ्ट दबाकर ये बटन दबा दिया, सॉरी, ये मैंने 2 दबाया, ठीक है, और 2 दबाने के बाद अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं पावर ले लूँ, तो शिफ्ट दबाकर ये तो 3 आ जाएगा। अच्छा हाँ ये रहा, ये बटन दबा दो, देखो 2 दबाओ, 2 दबाकर यहाँ पर आपको x के ऊपर एक बॉक्स बना हुआ होगा वो दबा दो, फिर ये वाला बटन दबा दो फ्रैक्शन का, 2/3 इंसर्ट कर दो, ये आपके पास जवाब आ गया। तो v अब मल्टीप्लाई करा दो 0.08 को किससे, 1.587 से, अब इनको ज़रा सॉल्व कर दो, तो जवाब आपका आ जाएगा 0.08 मल्टीप्लाई 1.587, ठीक है, तो 0.30 के करीब करीब जा रहा है मेरा जवाब, ठीक है। वैसे मेरा जवाब पता क्या आ रहा है, अगर मैं सच बताऊँ ना तो मेरा जवाब आ रहा है 0.126। अब 6 को आगे अगर मैं राउंड ऑफ करूँगा, कैरी दूंगा, तो 0.13 मीटर पर सेकंड मेरा जवाब आ गया। अब इस तरह के न्यूमेरिकल्स पेपर में आते हैं। अब देखो मैंने सारे कॉन्सेप्ट देकर बड़े डिटेल में लेकर जाकर समझाया ही है, मैं चाहता तो बोल देता कि ये ऐसे होगा ऐसे होगा, लेकिन मैंने कहा नहीं, पूरा अच्छी तरह समझाऊं ताकि आपको बात अच्छी समझ में आ जाए आपके पास। तो देखो जवाब भी आपको यही दिया हुआ है 0.13 मीटर पर सेकेंड, तो ये था पहले न्यूमेरिकल का जवाब। देखो कितना टाइम लग गया, लेकिन आगे कुछ छोटे न्यूमेरिकल्स भी हैं तो उसमें टाइम सेव होगा, लेकिन वो भी समझने वाले हैं, डेटा लिखते जाएंगे, जल्दी जल्दी करेंगे उसको, ठीक। ये समझाना ज़्यादा था क्योंकि इसको अच्छी तरह से नहीं करते ना तो फिर मुश्किल होती है आप लोगों को। हर एक चीज़ मैंने खोली है ताकि आसानी से बात समझ आए। गिवन डेटा और टू फाइंड, ठीक है, दिया हुआ क्या और ढूंढना क्या है। कैलकुलेट द विस्कस ड्रैग, देखो विस्कस ड्रैग यानी ड्रैग फोर्स की बात कर रहे हैं वो आपसे, यानी एफ पता करना है। अब एफ को चाहो तो एफ डी कह लो, लेकिन एफ लिख दो बहुत है। ऑन द ड्रॉप ऑफ ऑयल, एक ऑयल ड्रॉप है, उस ऑयल ड्रॉप का रेडियस आपको दिया हुआ है 0.1 मिलीमीटर। अब देखो मिली एक प्रीफिक्स है, अगर मिली को हटाना चाह रहे हो ना तो लगा दो मल्टीप्लाई 10⁻³ याद रखना, जब भी मिली को हटाओगे, देखो ये m तो मीटर हो गया, लेकिन उसके आगे वाला m प्रीफिक्स है, इस m को हटाना है तो लगा दो मल्टीप्लाई 10⁻³ या अगर ये नहीं करना चाह रहे तो ये कर लो 0.1 डिवाइडेड बाय 1000, तो भी एक ही बात होगी, तो भी एक ही जवाब आएगा। करके देख लो, चलो मैं करके दिखाता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ आपको ताकि आपको मेरे बात पे भरोसा हो जाए। फिर आगे मैं ऐसे करूँगा ना, 0.1 एक्सपोनेंट -3, क्या जवाब आ रहा है 0.0001। अच्छा अब 0.1 डिवाइडेड बाय 1000 क्या जवाब आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था, इसको मैंने वहाँ बराबर में लिख भी दिया है। तो 0.1 मल्टीप्लाई 10⁻³ ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आपके न्यूमेरिकल्स अच्छे हो जाएंगे। आगे कहते हैं एयर एट दिस टर्मिनल वेलोसिटी। अच्छा टर्मिनल वेलोसिटी का भी जिक्र हो रहा है। अब आगे कहते हैं एट दिस टर्मिनल वेलोसिटी, और आपको प्रेशर दिया, नहीं विस्कोसिटी दी हुई है इन्होंने
विस्कोसिटी कितनी दी हुई है आपको, विस्कोसिटी का यूनिट याद रखना, उससे आपको आसानी से बात समझ में आएगी। 1.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 PA यानी पास्कल सेकेंड। डेंसिटी ऑफ ऑयल आपको गिवन है, हर लिक्विड की डेंसिटी अलग अलग आती है, तो यहाँ पर आपको दी हुई है 850 kg/m³, ठीक है। अच्छा, अब आपने ना एक पता क्या काम करना है इसमें, आपने ना फॉर्मूला लिखवाता हूँ फिर बात समझ में आएगी। अब आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है F = 6π/NVR। अब मुझे कैसे पता चला ये फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था डायरेक्ट फोर्स बताओ, डायरेक्ट फोर्स बताने के लिए यही स्टोक्स लॉ लगेगा। अब स्टोक्स लॉ लगना है, कैसे पता चल रहा है, ऑयल ड्रॉप ऑयल ड्रॉप कैसा होता है, मैंने कहा था ना ये फॉर्मूला सिर्फ स्पेयर के लिए लगाते हैं। ऑयल ड्रॉप इस तरह का होता है या नहीं होता, स्पेयर होता है या नहीं होता, तो यानी ये एप्लीकेबल है, ठीक है। ये लो लिख दिया। मसला क्या है, 6 पता है, पाई पता है, ईटा भी पता है, आर भी पता है, ये वी नहीं पता, वी निकालो फॉर वी। अब एक और बात याद रखना, यहाँ पर जो वी होता है ना, ये टर्मिनल वेलोसिटी होती है, ठीक है। इसमें जो वी होता है वो टर्मिनल वेलोसिटी होती है। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको लिखवाया था कि 2/9 आर का स्क्वायर डेंसिटी G/ईटा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ईटा की वैल्यू आ जाएगी, तो 2 ऊपर रख लो, 2 इनके साथ सॉल्व कर लो और बाकी नीचे 9 रख लेना। आर क्या दिया हुआ है, ये रखना, ठीक है, आर ये रखना 0.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 का स्क्वायर। डेंसिटी कितनी दी हुई है, ये रही 850, ग्रेविटी तो 9.8 है, सबको पता है। अच्छा, अब 9 आ गया, मल्टीप्लाई ईटा कितना दिया हुआ है 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵, ये वी आ जाएगा। ज़रा निकाल के दिखाता हूँ, कैलकुलेटर से आप लोगों के साथ ही निकालता हूँ। ये लो, देखो जैसा लिखा ऐसे इट पुट कर दो, 2 मल्टीप्लाई 0.1 एक्सपोनेंट -3, लेकिन स्क्वायर भी लगाना, ठीक है, स्क्वायर भी है, मल्टीप्लाई 850 मल्टीप्लाई 9.8 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई 1.8 एक्सपोनेंट -5, तो आपके पास वेलोसिटी निकली 1.02 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये वेलोसिटी आ गई। अब इस फॉर्मूले में पुट करके फोर्स निकाल लो, फॉर एफ, ये फोर्स डायरेक्ट फोर्स होगी 3.142, ईटा कितना दिया हुआ है 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁵, और बाकी क्या है, हाँ बाकी ये ईटा आ गया। वेलोसिटी कितनी निकाली 1.02, बाकी जगह नहीं है तो इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, जगह नहीं है तो नीचे लिख रहा हूँ। और बाकी आर आपको दिया हुआ था 0.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, तो ये फोर्स आ जाएगी आपकी। सेम तरीके से सॉल्व करो, 6 मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई 1.8 एक्सपोनेंट -5, नज़र आ रहा है ना, हाँ नज़र आ रहा है, मल्टीप्लाई 1.02 मल्टीप्लाई 0.1 एक्सपोनेंट -3, तो ये बहुत बड़ा नंबर आ रहा है ना, तो ये दबा लेना, ये आ जाएगा आपके पास डायरेक्ट फोर्स। अब इक्वल टू, तो ये आ रहा है 3.46, देख लेते हैं यही आ रही है वैल्यू, हाँ यही आ रही है 3.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 न्यूटन। और बुक से चेक करते हैं बुक में क्या आ रहा है जवाब, बुक में भी यही आ रहा होगा, बिल्कुल सेम एज इट इज़ आ रहा होगा, फिर भी एक बार वेरीफाई करा देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। आपके पास तो बराबर में चल रहा है जवाब, मेरे पास यहाँ पर मुझे निकालना पड़ेगा। ये फाइनल है, ठीक है, ये फाइनल हो गया हमारा, इसके आगे नहीं जाना हमने, बस 1 मिनट, ताकि ये थोड़ा हैंग हो रहा है मोबाइल। हाँ बिल्कुल यही जवाब आ रहा है, 8 भी आ रहा है, तो राउंड ऑफ करोगे यहाँ 8 आ जाएगा, बिल्कुल सेम जवाब आया है। तो अब हम अपना करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2, यहाँ करा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से करा देता हूँ, न्यूमेरिकल 2,
ठीक है, यहाँ से न्यूमेरिकल नंबर 2 कराता हूँ। अब देखो गिवन डेटा लिखते हैं सबसे पहले, और टू फाइंड क्या करना है ये लिखते हैं। उसके बाद कहा जाता है व्हाट एरिया मस्ट बी हीटिंग डक्ट। अब हीटिंग डक्ट क्या होता है? हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में गर्मी ज़्यादा पड़ती है ना, तो यहाँ पर एसी डक होते हैं। देखा होगा आपने, आपके सर के ऊपर से जा रहा होता है वो एक बॉक्स, बहुत सारा बड़ा हुआ बॉक्स बना हुआ जा रहा होता है छतों पे। घरों में तो नहीं होता, ये बिल्डिंगों में लगा होता है, मॉल्स में लगा होता है। कभी अगर इम्तियाज़ या इस तरह के मॉल जाओ तो ऊपर देखना एक बड़ा सा यूँ डक जा रहा होगा, डक, ठीक है, एक बॉक्स, स्क्वायर टाइप का बॉक्स बना हुआ होगा और यूँ सीधा लगा हुआ होगा आगे जाके, उसे बोलते हैं हीटिंग डक। लिखो यूट्यूब पर, लिख लो गूगल पे, देख लो हीटिंग डक किस तरह का दिखता है, रोक कर वीडियो। द एरिया मैं लगा नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा ना, इसलिए। तो व्हाट एरिया मस्ट अ हीटिंग डक इफ़ एयर, एरिया क्या होगा हीटिंग डक का ये बताना है आपने, ए बताना है। ये A2 होगा, क्यों अभी मैं बताता हूँ A2 क्यों होगा ये, ठीक है, बल्कि ए ही कहो इसे, A2 नहीं कहो, वरना फिर कंफ्यूज हो जाओगे ना। अच्छा, तो कहते हैं यहाँ पर वेलोसिटी कितनी दी हुई है, यानी जो उस डक में से एयर गुजर रही है, गर्म एयर जो गुजर रही है वो कितनी स्पीड से गुजर रही है, 3 × 3.0 मीटर पर सेकेंड, बेसिकली 3 मीटर पर सेकेंड पे गुजर रही है। अलॉन्ग इट कैन रिप्लेनिश द एयर एवरी 15 मिनट। तो रिप्लेनिश का मतलब पता क्या होता है? चेंज करना, बार बार बदलना। एयर हर 15 मिनट बाद चेंज होकर आ रही है ताकि अंदर का एनवायरनमेंट गर्म होता रहे। टाइम यहाँ कितना दे दिया आपको? 15 मिनट, MINUTES, मिनट्स। अब ये वाला जो V है ना वो डेल्टा V है। क्यों? अभी पता चल जाएगा, ज़रा आगे थोड़ा सा देखो, अभी पता चल जाएगा। अब देखो ये मैं ऐसे तो नहीं रख सकता ना, तो मैं क्या करूँगा, मिनट में तो नहीं रख सकता क्योंकि मेरे पास तो सेकंड में काम करना है। तो कितने मिनट होते हैं, मतलब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60, तो 60 से मल्टीप्लाई करा दो इसे, तो ये कुछ आपके पास बनेगा 90 बनेगा, 900 सेकंड। ये आपका टाइम सेकंड में चला गया। अच्छा, और आगे कहते हैं इन अ रूम ऑफ वॉल्यूम। अच्छा, जो रूम का जो वॉल्यूम है, यानी जो कमरा है उसका वॉल्यूम कितना है? काफ़ी ज़्यादा है, 300 मीटर क्यूब। तो ए मांगा था आपसे। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या पढ़ाई थी मैंने आपको, यहाँ लिखता हूँ मैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से निकला ये फॉर्मूला, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या पढ़ाई थी मैंने आपको कि ए वी इक्वल टू A1 V1 इक्वल टू A2 V2, है ना। सिर्फ A1 V1 उठा लो। अब A1 V1 को A1 V1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ A और V लिखो। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही A है, एक ही V है, तो 1 2 क्यों करें, तो A V, ठीक है। ये V वॉल्यूम नहीं है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी किसके बराबर होती है ज़रा मुझे बताएं। A तो एज इट इज़ आ गया, वेलोसिटी किसके बराबर होती है? हाँ, लेंथ पर टाइम। एरिया और लेंथ क्या बनता है? हेयर, अच्छी तरीके से जानते हो आप लोग, एरिया और लेंथ बनाता है वॉल्यूम। तो ये आ गया ए वी इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब ये डेल्टा एल है, क्यों? ये मैंने ऐसा क्यों किया मैं अभी बता देता हूँ, एक एक चीज़ का जवाब दूंगा, टेंशन नहीं लो। देखो, मैं पूरा डक नहीं देख रहा हूँ, मैं डक का एक छोटा सा एरिया देख रहा हूँ, एक छोटा सा एरिया। फॉर एग्जाम्पल इतना बड़ा डक है हमारे पास, इतना बड़ा डक है, इतना बड़ा डक है, तो मैं पूरा डक नहीं देख रहा, डक का सिर्फ इतना सा हिस्सा देख रहा हूँ। तो जब इतना सा हिस्सा देख रहा हूँ तो मैं उसे डेल्टा एल से डिनोट करूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तक इनिशियल हो गया यहाँ तक इनिशियल हो गया, सॉरी, और यहाँ तक एल एफ हो गया, एल एफ माइनस एल आई डेल्टा एल निकलेगा। तो इस सिचुएशन में डेल्टा वी आएगा और टाइम भी सिर्फ इतने से हिस्से के लिए देखूंगा तो डेल्टा टी आएगा। ये बात बड़ी ज़रूरी थी इसलिए मैंने क्लियर करी ताकि मुश्किल परेशानी ना रहे। ये बात याद रखना, ये वेलोसिटी है, ये वॉल्यूम है, दोनों को वॉल्यूम ना गिन लेना, मसला हो जाएगा। तो डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी। अब ज़रा वैल्यू पुट कर दो। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी? मैंने कहा था ना ये क्यों मैं इसको लिख रहा हूँ, डेल्टा वी आगे बताता हूँ। वी क्या है? 300। डेल्टा टी क्या है? ठीक है, तो ए आ जाएगा। ज़रा कैलकुलेट करके दिखाता हूँ।
तो 3 डिवाइडेड बाय, इसकी तो कैलकुलेशन आप डायरेक्ट कर लेना, मसला नहीं है। तो ये आ रहा है 1.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 और हाँ आई थिंक कुछ गड़बड़ आ रही है, कुछ तो गड़बड़ है दया। देखते हैं कि हम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। आई थिंक सॉरी, ये 300 नहीं है, 3 है, ये तो वॉल्यूम 300 था ना, तो हमसे कुछ गड़बड़ हो रही है। ये 300 है, ये 3 है। मैं आंसर देख के समझ गया था, मैंने उस वक्त ये बात बोली थी, इसको ये समझना, मैंने खुद गलती कर दी, देखा तो अच्छा हो गई गलती, ताकि आपको बात समझ में आ गई। ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, ये देखो ना, मैंने यहाँ कहा था ये वॉल्यूम है, इसको लिख लो भाई, ये वॉल्यूम है। 2 V है ना, इस वजह से कन्फ्यूजन हुई। ये वॉल्यूम है ऊपर वाला, नीचे वाला वेलोसिटी है। अब ये ठीक हो जाएगा, देखना हमने क्या करा सॉल्व करते वक्त, हमने देखो 3 को ऊपर रख दिया, जबकि 3 नीचे आना था, 300 ऊपर जाना था। वॉल्यूम जो कि देखो दिया हुआ है 300, 3 मल्टीप्लाई बाय 900, तो ये सही आ रहा है। अब ये जवाब ऐसे क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने ना इसको सेटिंग ऐसे की हुई है। ये लो, अब ठीक है, समझ में आ रहा है। 0.11 मीटर स्क्वायर, 0.11 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया है तो इसलिए ये बिल्कुल बुक जैसा आ गया, बाकी पीछे कोई गलती नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं वो कैसे होगा। अभी हमारे पास पूरा 1 घंटा है, तो हम करेंगे पूरे इंशाल्लाह, आज ही कंप्लीट करेंगे। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 4 काफ़ी बड़ा है, मुझे उसको लिखवाने के लिए पूरा रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरा बोर्ड लेगा, लेकिन जल्दी करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे तेज़। अच्छा देखो, अब तक समझ तो आ रहा है ना सारा? कमेंट सेक्शन में बताओ कुछ समझ नहीं आ रहा है तो, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में लेके जा रहा हूँ आप लोगों को। मुझे नहीं लगता कि समझ नहीं आ रहा होगा, फिर भी हो सकता है कि कहीं मुझसे गलती हो रही हो, तो मुझे बता दिया करो, मैं सही कराऊँगा। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 4। अच्छा चलो सुनो क्या कहते हैं। वाटर सर्कुलेट्स यानी जा रहा है, वाटर बह रहा है, आगे की तरफ पहुंचाया जा रहा है। थ्रो आउट अ हाउस, घर में आपके पाइप होता है ना, उसमें वाटर सर्कुलेट कर रहा होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह बह रहा होता है, इधर से उधर जा रहा होता है, ताकि जहाँ चाहिए वहाँ मिल जाए। इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम, देखो आपके घर में एक वाटर हीटिंग सिस्टम लगा हुआ है, उसने पानी गर्म किया और अब वो उसे आगे सर्कुलेट कर रहा है, ताकि जो कोई नहाने गया उसको गर्म पानी मिल जाए। इफ़ द वाटर इज़ पम्प्ड एट अ स्पीड, अब वाटर किस स्पीड पे आगे गया है वो लिखी हुई आपके पास 0.50 मीटर पर सेकेंड। थ्रो अ डायमीटर, अब डायमीटर कितना दिया हुआ है 4.0 सेंटीमीटर। अब देखो सेंटी दो तरीके हैं, या 4 को डिवाइड करा दो 100 से तो आपका सेंटीमीटर आ जाएगा, या फिर इसको लिख दो 10 की पावर, क्योंकि c आपका बराबर होता है 10 की पावर -2 के। अब दोनों में से जो तरीका अच्छा लगे कर लो, लेकिन हमेशा वो आप 100 से डिवाइड कराते आए हो ना, तो आज भी उसी को फॉलो कर लो, 100 से डिवाइड ही करा लो। तो ये d आ गया आपका, तो ये कितना बनेगा 0.04 मीटर आएगा, इसको डिवाइड करोगे इतना ही बनेगा, ठीक है। अच्छा आगे कहा जाता है डायमीटर, अच्छा पाइप का डायमीटर दिया हुआ था ये। इन अ बेसमेंट अंडर अ प्रेशर ऑफ, अब बेसमेंट के अंदर एक प्रेशर मौजूद है आपके पास, जो कि आपके पास, अब देखो यहाँ पर ना 1-2 का चक्कर है, तो इसीलिए V1 D1 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 P1, जो चीज़ें पहले आ रही हैं उन्हें 1 कह लो, जो बाद में आएंगी उन्हें 2 कह लो। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस का चक्कर नहीं ले है यहाँ पर। व्हाट विल बी द फ्लो स्पीड एंड प्रेशर इन अ, क्या प्रेशर होगा P2 बताओ, क्या प्रेशर होगा। पाइप का जो दूसरा हिस्सा है उसका डायमीटर है आपका, उसका डायमीटर कितना दिया हुआ 2.6। नहीं समझ में आ रहा ना, मैं भी समझाता हूँ, इसको ऐसे कंसीडर करो, समझो यहाँ पर क्या प्रेशर है ये आपसे पूछ रहे हैं, यहाँ वाला प्रेशर पता है, वेलोसिटी पता है, डायमीटर पता है, यहाँ भी आपको वेलोसिटी पता होगा और डायमीटर आपको यहाँ भी बता दिया जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ बताया हुआ भी है। अब मसला ये है कि ये भी सेंटीमीटर में है, तो इसको भी यही कर लेते हैं 2.6 डिवाइडेड बाय 100, तो ये क्या आएगा आपके पास, देखो डेटा ही कितना बड़ा बना है, ये 2.6 डिवाइडेड बाय 100 आपके पास कितना आएगा 0.026 मीटर। अच्छा हाइट भी दी हुई है, हाइट किस चीज़ की दी हुई है, क्योंकि देखो सेकंड फ्लोर पे क्या हाइट है आपके पास, ये भी देख लो, आपके पास
H2 दिया हुआ है। ये मैं ज़रा बता देता हूँ। देखो बेसमेंट के अंदर ना आपके पास ये सब कुछ हो रहा है। थोड़ा सा इसको समझो, क्योंकि अगर समझ नहीं आया तो फिर आगे मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आपका जो गर्म पानी है वो एक वाटर हीटर से हीट होकर आगे आ रहा है, ठीक है। डायमीटर पाइप इन अ बेसमेंट, और डायमीटर यानी बेसमेंट के अंदर ये हीटर मौजूद है। मैं इसको यही कंसीडर कर रहा हूँ कि ये बेसमेंट के अंदर हीटर है, और फिर यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ सप्लाई किया जा रहा है। तो ये वाला हिस्सा बेसमेंट में है, और ऊपर जहाँ पर ये पानी जा रहा है ये वहाँ पर मौजूद है। एक बार इसे और पढ़ लेते हैं। वाटर सर्कुलेट्स थ्रू आउट अ हाउस इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम इफ़ द वाटर इज़ पम्प्ड एट अ स्पीड ऑफ, हाँ सही है, पम्प्ड की बात कह रहा है ना, तो यानी आपका जो सिस्टम है वो बेसमेंट में ही लगाया हुआ है इन्होंने। डायमीटर पाइप इन अ बेसमेंट, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा हो गया। एक मिनट ज़रा, यहाँ पर हमें स्पीड दी हुई थी वो हमने लिखी नहीं है। यहाँ पर एक स्पीड लिख लो, V1 आपको दी हुई है 0.50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, V1 आ गई। अच्छा, आगे इन्होंने अज्यूम द पाइप डू नॉट डिवाइड इनटू एरिया। अच्छा, पाइप आपका डिवाइड नहीं हो रहा। एक और चीज़ आपको बतानी है, या V2 भी बताना होगा। V2 भी नहीं है, तो ये सारा डेटा मैंने लिख दिया। देखो कितना काफ़ी डेटा लंबा कितना बना है। अब यहाँ पर कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। क्या लगता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा? देखो सबसे पहले तो मेरे बात सुनो, यहाँ पर जो लगेगी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगेगी। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अब मसला पता है क्या है, आपको एरिया नहीं पता, एरिया नहीं पता। आपको इन्होंने एक चीज़ बोली, पाइप, पाइप बोला ना, पाइप का आगे वाला एरिया होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये देखो ना, ये जो एरिया है ना, ये पाइप के आगे वाला एरिया है जो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया को निकालने का फॉर्मूला होता है आपके पास A इज इक्वल टू 2 पाई आर, 2 पाई आर का स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल है ना, तो वो तो पाई आर स्क्वायर होता है। मसला रेडियस भी नहीं पता मगर डायमीटर तो पता है ना। तो रेडियस और डायमीटर का क्या रिलेशन होता है कि अगर आप डायमीटर को 2 से डिवाइड करा दो तो रेडियस आ जाएगा। तो एरिया फॉर A1 क्या फॉर्मूला बनेगा, A1 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आर किसके बराबर है, D/2। ये D1 कर लो, क्यों, क्योंकि R1 है, ठीक है, स्क्वायर। अब ज़रा वैल्यू निकाल लो, पाई की वैल्यू तो पता है 3.142 होगी, और D1 क्या दिया हुआ है, ये वाला रखना भाई 0.04। अब ये काफ़ी बड़ा है और इसका स्क्वायर, तो बट डायरेक्ट A1 आ जाएगा आपका यहाँ पर। फिर इसमें पुट करेंगे, ज़रा निकाल के दिखा दूँ क्या आ रहा है आपका A1। अच्छा देखो 3 पहले ऐसे कर लो और फिर इसको मल्टीप्लाई करा देना इससे, ठीक है, ऐसे आसान हो जाएगा। 3.142 और इसको भी आपने ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, 0.04 डिवाइडेड बाय 2 और इसका स्क्वायर। अब अगर किसी को ये बात समझ नहीं आ रही मैंने क्या किया, मैं ज़रा बता दूँ। देखो भाई, आप चाहो तो 5-6 स्टेप ज़्यादा कर लो। पहले 0.0 का स्क्वायर, 0.04 का स्क्वायर ले लो, फिर 2 का स्क्वायर ले लो, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 0.04 का स्क्वायर 0.16 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करा देना, फिर डायरेक्ट कैलकुलेटर में डाल लो, इसका एक ब्रैकेट बनाओ, इसका एक ब्रैकेट बनाओ, अपॉन में लिखो, स्क्वायर लगाओ, ख़त्म करो बात। तो ये आपके पास क्या जवाब आ रहा है, 1.25 साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहा हूँ, -3 मीटर का स्क्वायर, ये A1 आ गया। इसी तरह A2 निकालो, सेम फॉर्मूला बनेगा फॉर A2। क्या बनेगा, पाई D2/2 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करो A2 के लिए, पाई सेम है 3.142 और D2 कितना दिया हुआ है 0.026, स्क्वायर होल पर आएगा और 2 पर भी स्क्वायर होगा, तो इसलिए होल पर लिख लिया। यही सब चीज़ें आपको मैथ में बहुत डिटेल में सिखाई जा चुकी हैं पहले ही, लेकिन फिर भी यहाँ सिखाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। देखो 0.0
26। तो ये आ रहा है आपके पास, इसको साइंटिफिक नोटेशन में देख लो तो ये आएगा आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में, ये 5.30 एक्सपोनेंट 10 की पावर -4 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब दोनों चीज़ें आ चुकी हैं, अब ज़रा अपना V2 कैलकुलेट कर लो इधर फॉर V2, तो इसको सेट करा दो। A1 V1 इक्वल टू A2 V2, V2 इधर आ जाएगा, A2 नीचे आ जाएगा, A1 V1 अपॉन A2। समझ में आया ना क्या किया? V2 मैंने पहले लिख दिया और A2 तो नीचे जाना था। अब वैल्यूज आप कैलकुलेट कर चुके हो। A1 की क्या निकाली थी? 1.25 एक्सपोनेंट 10 की पावर -3। V1 क्या था? 0.50। कोई स्क्वायर वगैरह नहीं है किसी चीज़ का। बाकी लिखो 5.30 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। ठीक है, आओ कैलकुलेट करते हैं। समझ में आ रहा है ना मैंने क्या लिखा नीचे? 1.25 एक्सपोनेंट -3 मल्टीप्लाई 0.50 डिवाइडेड बाय 5.30 एक्सपोनेंट -4। तो वेलोसिटी आ रही है 1.17। इसको रिमूव करो। ठीक है, ज़्यादा देर पढ़ाने का भी अपना ही मज़ा है, क्योंकि फिर आपको बात समझाने में टाइम लगता है ना, इसलिए। तो V2 आपके पास आ गई 1.17 मीटर पर सेकेंड। ये पहली चीज़ जो पता करनी थी वो आ चुकी है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है? प्रेशर पता करना था। अब लगेगी बर्नौली लगेगी। अब बर्नौली बगैर कोई शको शुबे के बर्नौली लगेगी। ठीक है, पहले मैं चेक कर लूँ हमारा सही तो आया ना। हाँ, V2 सही आया। 1.2 लिखा हुआ है वहाँ पर, मेरा 1.17 आ रहा है। राउंड ऑफ करो, क्या बनता है? 7 को राउंड ऑफ करो, कैरी आगे जाएगा, 1.2 हो जाएगा। भाई देखो, राउंड ऑफ के लिए अगर कोई बच्चा मुझे कहेगा ना सर राउंड ऑफ आपने गलत आंसर निकाला है क्योंकि वहाँ 7 आ रहा है, आपका 1.17 आ रहा है, तो मैं बोलूँगा राउंड ऑफ करो, सही हो जाएगा। राउंड ऑफ खुद देखा करो। ठीक है, अच्छा अब लगाओ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बर्नौली लगाओ। बर्नौली इक्वेशन लगाओ। अब यहाँ पर आपका काफ़ी टाइम जाएगा देखना। अब देखो, बर्नौली के दो साइड होते हैं, एक P1 वाला और एक P2 वाला। P1 वाला क्या है? P1 + 1/2 डेंसिटी V1 का स्क्वायर प्लस M नहीं आएगा, डेंसिटी GH1 इक्वल टू, ये 1 वाली साइड, यही सेम 2 करके लिख दो, ये दूसरी साइड हो जाएगी। डेंसिटी V2 का स्क्वायर प्लस डेंसिटी GH2। ठीक है, अब एक मेरी बात सुनो। इन्होंने एक बात कही थी आपको जो कि एक हिंट थी। उन्होंने कहा था कि पहले वाला हिस्सा बेसमेंट में है। बेसमेंट में है इससे क्या मतलब है? कि उसमें हाइट नहीं है। देखो ना भाई, ये बेसमेंट से आपका पाइप निकल के जा रहा है, तो यहाँ पर हाइट क्या होगी? H = 0 होगा। और फिर पाइप ऊपर जा रहा है तो फिर ऊपर कुछ हाइट आ रही होगी आपकी। बेसमेंट में तो हाइट 0 होगी ना, तो इसीलिए ये वाला फैक्टर 0 हो गया, H1 = 0। देखो यहाँ मैंने H2 लिखा होगा, ऐसे देखो H2 लिखा है। ये देखो, एक नुक्ता इधर से उधर कर देने से मायने बदल जाते हैं चीज़ों के। इसी तरह से फिजिक्स है, मैथ है, सब चीज़ है। आप कहीं 2 कहीं 1 मर्जी से बदलोगे ना, आंसर ख़राब होगा। इस फैक्टर को 0 कर दूंगा। अच्छा, पता क्या करना था? P2 पता करना था ना। ज़रा वैल्यूज पुट कर दो जल्दी जल्दी। अब देखो, इतनी सारी वैल्यू लिखने में ही टाइम लग जाएगा, कोई मसला नहीं है। 3 प्लस, अच्छा इसको 0.2 और 0.5 लिख रहा हूँ 1.2 को। डेंसिटी एयर है ना, नहीं वाटर है ना, वाटर। तो वाटर की डेंसिटी तो 1000 होती है ना। पानी गर्म हो तो क्या हो गया? डेंसिटी तो सेम ही रहनी है ना। नहीं, पानी गर्म पानी की डेंसिटी अलग आती है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी अगर टेम्परेचर बदलेगा डेंसिटी भी बदलती है। लेकिन फिर भी 1000 है यहाँ पर। ठीक है, 1000 लिया गया, कांस्टेंट है, लेकिन अगर वो आता है पेपरों में तो वैल्यू मिलेगी। अच्छा, डेंसिटी आ गई। वेलोसिटी V1 0.5। अब आप बोलोगे 0.5 0 क्यों नहीं लगाया? एक ही बात है, स्क्वायर। अब ये वाली चीज़ पूरी 0 हो गई, डेंसिटी G 0। ठीक है, ये 0। अब इक्वल टू के दूसरी चीज़ यहाँ लिख रहा हूँ, P2 आपने निकालना है प्लस 0.5 और डेंसिटी वही 1000 और वेलोसिटी 1.2 का स्क्वायर प्लस डेंसिटी दोबारा
9.8 ग्रेविटी, H2 कितनी थी 5 थी ना, देखो ये रही 5। तो स्टूडेंट अब इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। अच्छा एक चीज़ ज़रा है, ये तो ज़ीरो हो गया ना, इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर ये जो 3 है ना, इसका मैं एक ज़रा फंडा बता दूँ, ये ATM में लिखा हुआ है। क्या ATM SI यूनिट है? नहीं। यहाँ पर लिख लो कि एक ATM बराबर होता है आपके पास 1 × 10⁵ पास्कल के। जब आप सारी चीज़ें SI में रख रहे हो तो इस ATM को SI में लेके जाओ, वरना आंसर ठीक नहीं आना आपका, ठीक है। तो आंसर को ठीक करना होगा आपने अपना। अच्छा अब यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो 3 ATM है तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10⁵। तो P1 कितना हो गया आपके पास 10⁵। तो अब यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3 की जगह आ जाएगा 10⁵ प्लस बाकी चीज़ें लिख दो। बाकी चीज़ें देख लो कैसे लिखी हुई हैं, बाकी चीज़ें लिख दो। तो बाकी चीज़ें आ रही है हमारे पास 0.5, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या ऐड करना है, मतलब इन दोनों को पहले इस टर्म को मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूँ। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 और मल्टीप्लाई बाय 0.5 का स्क्वायर। तो ठीक है, तो ये आ रहा है मेरे पास 125, ठीक है, 125 आ गया 125। अब ये तो ज़ीरो हो गया, P2 सॉल्व कर लेते हैं, P2 आ गया। इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं दोबारा। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 1.17। अच्छा राउंड ऑफ कर लेते हैं, 2 हो जाएगा। 1.2 ही लिखा हुआ ना, इसलिए मैंने उसमें 1.2 लिखा। तो ये आ गया आपके पास P2 प्लस 720 और प्लस, अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। 1000 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 5, तो ये आ रहा है 49,000 39,000। इन दोनों को ऐड करके यहाँ लाके माइनस करो, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो 3 एक्सपोनेंट 5 देख लो यहाँ, 3 एक्सपोनेंट 5 प्लस 3 एक्सपोनेंट 5 नहीं करो बल्कि कर लो 3 एक्सपोनेंट 5 मल्टीप्लाई प्लस 125। तो ये पूरा नंबर लिखना 300,125, ठीक है, इक्वल टू P2। इसको सॉल्व करो, इधर ले आके माइनस कर देना, इन दोनों को ऐड करके यहाँ ला के माइनस कर दो डायरेक्ट। 720 प्लस 49,000, तो ये आ रहा है आपके पास 49720, ठीक है, हाँ वही आना चाहिए था। और इधर आ गया P2, इन दोनों को ऐड करो तो P2 आपके पास आ रहा है कितना 300,125 माइनस 49,720, तो ये आ रहा है आपके पास 250405। अब ये आया पास्कल में, ये आया पास्कल में। ATM में ले जाना है, ATM में ले जाना है तो इसको डिवाइड करा दो कितने से 1 मल्टीप्लाई 10⁵। अगर इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो अगर खोल के लिखना चाहो, लेकिन ज़रूरत नहीं है खोल के लिखने की, ऐसे लिख दो डायरेक्ट। अब जो आंसर आएगा वो P2 होगा आपका। तो ये देख लो, इसको मैं इधर करीब लाके करता हूँ, 4020 और 250 और 405 डिवाइडेड बाय 1 एक्सपोनेंट 5। तो ये आप देख लो आपका जवाब आ रहा है 2.5 पास्कल, सॉरी ATM। अब इतनी मेहनत ATM के लिए करिए, लिख दिया पास्कल दोबारा, ये आपका आंसर है। देखो ये चीज़ मैंने यहाँ पर डायरेक्ट नहीं समझाई थी, यहाँ पे लाके इसलिए समझाई, मैं वहाँ समझाता आप लोग बोलते ऐसा क्यों करा आपने, इसलिए यहाँ लाके समझाया। आई होप बात अच्छी समझ में आ गई होगी, कुछ ऐसा नहीं होगा जो समझ नहीं आया होगा। अगर फिर भी कुछ समझ ना आया हो तो पूछना, ज़रूर बताऊँगा। अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ है, जा नहीं रहा, मैं कहीं आगे लेके चल रहा हूँ, टेंशन नहीं लो। अभी तो बहुत अब वो कहा जाता है ना इस बुक में, अभी बहुत पेजेस बाकी हैं, आगे क्या हुआ बाद में बताऊँगा। तो यहाँ भी वही सीन है, अभी हमारे पास बहुत
न्यूमेरिकल्स बाकी हैं, अभी तो हमने आधे भी नहीं करे बल्कि। तो ज़्यादातर टाइम देखा आपने इसी में चला जाता है हमारा, न्यूमेरिकल काफ़ी टाइम लेते हैं, क्योंकि मैं आपको यहाँ समझा नहीं रहा हूँ, मतलब वो स्लाइड नहीं चला रहा होता ना, स्लाइड चला दूंगा तो टाइम तो वाकई बचेगा, लेकिन शायद इतना अच्छा समझ नहीं आया। एक न्यूमेरिकल ने इतना टाइम ले लिया, अभी ऐसा एक और भी है आगे, आई थिंक, मुझे जहाँ तक याद है। करते हैं उसका भी कुछ, उसको भी करेंगे इंशाल्लाह। 5 छोटे न्यूमेरिकल आ जाए ना, आसान हो जाए। अच्छा, कहा जाता है व्हाट इज़ द वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। वॉल्यूम रेट पूछ रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, फिर बता दूंगा कैसे निकलता है। व्हाट इज़ द वॉल्यूम रेट, वॉल्यूम रेट क्या होगा वाटर का। डायमीटर कितना दिया हुआ है, d इक्वल टू 1.85 सेंटीमीटर है आपके पास, सेंटीमीटर में नहीं रख सकते, 1.85 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आएगा आपके, ये आएगा कितना आएगा आपके पास, 0.0185 मीटर हो जाएगा। याद रखना डायमीटर है ये। अच्छा, फोसेट, फोसेट किसे कहते हैं, नलकी देखिए नलकी, उसी को इंग्लिश में फॉसेट कहते हैं, ठीक है। आप उसको उर्दू में नलकी कहते हो, लेकिन ये फॉसेट होती है आपकी, ठीक है। तो फॉसेट आ गई आपके पास। फॉसेट का, फॉसेट पे जो प्रेशर है वो कितना है, फॉसेट पे जो प्रेशर है वो है, वो तो प्रेशर तो बताना है बल्कि नहीं, डायमीटर फॉसेट इफ़ द प्रेशर हीटेड इन। अच्छा, हाइट दी हुई है यहाँ पर आपको, ये 12 मीटर, प्रेशर नहीं है ये, हाइट है, ठीक है। तो ये बस कुछ छोटा सा डेटा दिया हुआ है, अब आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पर ना एक अनफॉर्चुनेटली मैं बताता हूँ हो क्या रहा है, पता क्या करना है, फ्लो रेट पता करना है ना, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी पता करना है आपने, ये फ्लो रेट होता है, ठीक है, मैंने बताया था ना कंटिन्यूटी से। अब यहाँ पर ना एक लॉ लग रहा है, ट्रॉनीस लॉ ऐसे ही उसका नाम है, वो आपको नहीं पढ़ाया गया, उसका फॉर्मूला लिख लो। वेलोसिटी निकालने के लिए क्या आता है, उसका फॉर्मूला होता है v इज़ इक्वल टू होल रेडिकल 2gh। ये टर्मिनल ये इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला नहीं है, लग रहा होगा शायद आपको इसके वेलोसिटी है, मगर ये एक लॉ है, उससे ये फार्मूला आता है। अब वो लॉ नहीं पढ़ाया गया आपको, लेकिन उसका न्यूमेरिकल रख दिया गया है, अनफॉर्चुनेटली है, क्या कर सकते हैं, करना पड़ेगा। तो 2 9.8, हम टीचर हैं, हमें पता है ये बात, आप स्टूडेंट हैं, आपको ये नहीं पता। अगर आप खुद से करोगे तो शायद कंफ्यूज हो जाओ कि सर ये तो कभी पढ़ा ही नहीं है, आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना मैं बता दूं, स्क्वायर रूट पे ले जाओ इसको, और 2 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 12, 15.33 मीटर पर सेकेंड। अब मैं खुद बताओ कि ये एक न्यूमेरिकल के लिए पूरा टॉपिक पढ़ा सकता हूँ क्या आप लोगों को, जबकि बुक में भी नहीं है वो, और इतना छोटा भी नहीं है कि डिटेल्स दे दूँ। तो इसलिए ये फार्मूला याद रखना है इस न्यूमेरिकल के लिए, रटने का नहीं कह रहा हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, याद रखना पड़ेगा। अच्छा, फ्लो रेट का क्या फार्मूला लिखवाया था मैंने, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से निकला था, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू ए वी। सर ए, कोई मसला नहीं है, फॉर ए के लिए काम करते हैं। क्या बताया था ए मैंने, क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर, आर किसके बराबर होता है, डी अपॉन 2 स्क्वायर। चलो कैलकुलेट करो, 3.142, क्या दिया भाई, 0.08, 0.0185। भाई मुझे इस चीज़ में बहुत मज़ा आता है पढ़ाने में, हार्ड न्यूमेरिकल करने में तो और मज़ा आता है लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो, फिर हम भी मुश्किल में पड़ जाता है कभी कभार। 3.142 मल्टीप्लाई, ये डालो, ये एरर यूँ दे रहा है क्योंकि हमने उधर डाल दिया, 0.0185 डिवाइडेड बाय 2, और ये होल पर स्क्वायर। चाहो तो अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अभी बहुत बड़ा नंबर आ रहा है तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में देख लो, 2.68 एक्सपोनेंट 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब फॉर फ्लो रेट के लिए काम कर लो, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी कैलकुलेट करते हैं। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ए क्या है, 2.68 एक्सपोनेंट 10 की पावर -4, वी क्या है 15.33, स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू, देखो कोई किसी का सलूशन बड़ा है ये मुश्किल नहीं है, मुश्किल ये है कि अगर आपने उसे पढ़ा ही नहीं है तो फिर ये मुश्किल है।
यानी अगर कोर्स में नहीं है, पढ़ाया नहीं किया, कोई भी वजह हो सकती है, तो ये मुश्किल है। तो ये आंसर आ रहा है। अब इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन से हटा देता हूँ। एक मिनट रुको, ये आयोटा डाल दिया ना मैंने, इसलिए आंसर ऐसा आ गया। इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन से हटा देता हूँ। हाँ, ये लो। तो ये आ रहा है आपका 0.0041 0.0041 वॉल्यूम पर सेकंड, मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, चेक करते ठीक है, गलत है। ठीक है, मैं देखता हूँ साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है बुक में, तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखता हूँ। हाँ, बुक में साइंटिफिक नोटेशन से दिया हुआ है। तो देखो भाई, बात तो समझ में आ रही है ना, क्या जवाब निकला था, आपके सामने निकला था। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में ही ले जाते हैं दोबारा। मैंने साइंटिफिक नोटेशन से हटाया और उन्होंने साइंटिफिक नोटेशन में डाला हुआ ऐसे। अब आप बोलोगे सर उनका 1.6 आ रहा है और 4.6 आ रहा है, कोई मसला नहीं है, राउंड ऑफ करो तो करीब करीब पहुंच जाओगे, ये चल जाएगा, कोई मसला नहीं है इसमें। दोनों तरीके से लिख सकते हो पेपर में, इससे कोई मसला नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा अब करते हैं अपना छठा न्यूमेरिकल। चलो आधे न्यूमेरिकल तो हो गए, लेकिन छठा न्यूमेरिकल चेक करो फिर पता चलेगा, ये थोड़ा मुश्किल है। स्लाइड चला दूं? आपने बोला हुआ नहीं है ना, चलो करते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर ये 5 था, बोलिए सही है, 5 था, अब 6 कर रहा हूँ। बल्कि इसके लिए मुझे पूरा बोर्ड फिर मिटाना होगा। हाँ, क्योंकि मुझे पूरा बोर्ड चाहिए होगा, ये न्यूमेरिकल काफ़ी बड़ा है। जब भी बोलूँ ना ये बड़ा है, समझ जाओगे, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। सारे न्यूमेरिकल ना बर्नौली और कंटिन्यूटी वाले ही दिए हुए हैं, ज़्यादा उन्होंने मुश्किल नहीं करी हुई आप लोगों के लिए। न्यूमेरिकल 6 गिवन डेटा टू फाइंड। कहने वाले कहते हैं द स्ट्रीम ऑफ वाटर, यानी वाटर निकल रहा है, किससे, वाटर गिर रहा है, इमर्जिंग फ्रॉम अ फॉसेट, यानी टोटी से, नलकी से, नलके से, नेक डाउन, जिसका नलका नीचे की तरफ है, मुंह नीचे की तरफ है नलके का। देख लो डायग्राम बनी हुई है। एज इट्स फॉल्स द क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका एरिया कितना है क्रॉस सेक्शनल, यानी भाई नलका है ना, नलका, यूँ नलका है आपके पास, ये नलका है, इस नलके से पानी गिर रहा है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा कुछ। तो ये आपको कितना दिया हुआ है, A1 लिखना है इसे, 1.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब एक मज़े की बात बताऊं, इसको मीटर में लेके जाओ। अब देखो, मीटर में ले जाने के लिए आप बोलोगे सर सिंपल 100 से डिवाइड करा देते हैं, गलत। वो मीटर होता है, ये मीटर स्क्वायर में जाना है, तो इसको स्क्वायर देना पड़ेगा। अब करो ज़रा, आंसर सही आएगा, मैं करके दिखा देता हूँ, मैं करके दिखा देता हूँ। 1.2 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर, देख लो कितना बड़ा नंबर आ रहा है, ये लो ऐसे देख लो, देख लो कितना बड़ा नंबर आ रहा है, नज़र आ रहा है। हाँ, तो ये इस वजह से ऐसा हुआ है। तो 0.00012 मीटर स्क्वायर। एक बार मैंने पेपर में ये गलती करी थी, अब उस वक्त तो नहीं पता था, अब तो पता चल गया ना। अच्छा, और दूसरा भी एरिया दिया हुआ है। अब दूसरा वाला एरिया कौन सा है वो मैं भी बताता हूँ। उसमें भी यही चक्कर है कि उन्होंने सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया, तो इसको वही 100 से डिवाइड और उसके स्क्वायर से डिवाइड, आंसर आएगा 0.0000035 मीटर का स्क्वायर। अमूमन तो इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखता, लेकिन मैंने खोल के इसलिए लिख दिया ताकि बात समझ में आ जाए। कहते हैं द टू लेवल आर सेपरेटेड बाय अ वर्टिकल डिस्टेंस। अच्छा, अब देखो एक लेवल आ रहा है, नीचे एक लेवल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पानी नीचे गिर रहा है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना आपका, वो दिया हुआ है इन्होंने, मतलब हाइट दी हुई है, और वो दी हुई है मिलीमीटर में। तो h = h2 है ये, आई थिंक, नहीं बल्कि h है सिर्फ, h = 45 मिलीमीटर। अब मैंने कहा था ना मिली हटाना है, तो क्या कर दो, मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 कर दो, मिली ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये प्रीफिक्स था।
अच्छा आगे कहते हैं शो इन द फिगर, फिगर आपके सामने है। एट व्हाट रेट डस वाटर फ्लो फ्रॉम द टैप, किस रेट से वाटर फ्लो कर रहा है, रेट मांग रहे हैं। रेट क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये लो सोल्यूशन। अब फिर हमारे को वहां पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन यहां पर एक बात समझो कि पानी ऊपर से नीचे गिरकर आ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो P1 P2 सेम है। मैं बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो 1 = P2 = PATM होगा। ये क्यों लिखा हमने, और इसे P लिख देंगे, सिर्फ P लिख दो या PATM लिख दो, एक ही बात है, कोई मसला नहीं बनेगा, लेकिन मैं आगे बता दूंगा ऐसा मैंने क्यों किया। भाई देखो ऐसा करने की वजह यह है कि हमारे पास ना यूँ नहीं है पाइप, मतलब नल का यूँ नहीं है, यूँ नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ पानी आ रहा है, यानी प्रेशर दोनों तरफ सेम आ रहा है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, तो इसीलिए P1 P2 की बजाय PATM लिखा जाएगा। ठीक है, और ये प्रेशर आपको मिल जाएगा आगे, इसकी वैल्यूज़ आपको मिल जाएगी आगे, बल्कि इसकी वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, V तो आपको पता ही नहीं है। सबसे पहले मैं यहाँ इस्तेमाल करूँगा बर्नौली का, बर्नौली इक्वेशन। ऊपर लिख रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है ना नीचे। तो देखो PATM, क्यों, मैंने कहा था ना P1 नहीं है, P1 P2 दोनों PATM के बराबर है, और प्लस 1/2 डेंसिटी V का स्क्वायर प्लस रॉ GH1 = PATM प्लस 1/2 रॉ V स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर, और ये V2 है और ये V1 है, और प्लस रॉ GH2। ठीक है, देखो छोटा सा लिखा है मैंने, थोड़ा जूम मारो नज़र आ जाएगा। बेशक बर्नौली इक्वेशन लिखी और कुछ नहीं लिखा है। देखो ये भी पॉजिटिव साइड, ये भी इस साइड कैंसिल, इक्वेशन को उस साइड लगे कर लो कैंसिल, माइनस प्लस खत्म हो जाएगा। अच्छा देखो पानी जब गिरेगा तो वो ज़मीन पे पहुंचेगा, तो H1 आपके पास कितना हो जाएगा 0, और H2 जो है वो आपके पास H हो जाएगा, जो कि आपको दिया हुआ है 25 × 10⁻³ अब सॉल्व कर लोगे, लेकिन एक चीज़ मेरी बात सुनो, मेरी एक बात सुनो, यहाँ पर आपको लगानी पड़ेगी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्यों, मैं बताता हूँ। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट सॉल्व कराऊंगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी, तो मैं इसमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पुट करता हूँ। पहले इसको ज़रा सिंप्लीफाई करके लिख दो, तो ये हो गया आपके पास 1/2 डेंसिटी V1 का स्क्वायर। ठीक है, और ये 0 है तो ख़त्म हो गया, हटा दिया मैंने, ख़त्म बात। 1/2 डेंसिटी V2 का स्क्वायर और प्लस रॉ GH2, इधर भी डेंसिटी, इधर भी, इसको भी कॉमन निकाल लो, तो कॉमन निकालोगे तो डेंसिटी भी ख़त्म हो जाएगी आपके पास। तो ये कॉमन निकल गई डेंसिटी, अंदर क्या बच गया 1/2 V2 का स्क्वायर प्लस GH2, डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल, तो 1/2 V1 का स्क्वायर इक्वल टू, अब ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, 1/2 V2 का स्क्वायर प्लस GH2। ये सिंप्लीफाई हो गई हमारी बर्नौली जितनी होनी थी। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लाओ। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या थी, टेंशन नहीं लो, लिखवा रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी थी आपके पास A1 V1 = A2 V2। तो स्टूडेंट अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए अपना V2 चाहिए ना, तो मुझे A1 में वैल्यू पुट करनी होगी इसकी। तो A1 के लिए सेट करा दो, A1 = A2 V2 अपॉन A1। ठीक है, ये V1 है, V1 की जगह पे पुट करूँगा ना मैं से। तो अब इसे पुट कर दो इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। तो आपके पास क्या आ गया, अब देखो 1/2 को मैं 0.5 लिख रहा हूँ,
और V1 क्या आ गया आपके पास, A2 और V2 और A1 इसका होल पे स्क्वायर इक्वल टू 1/2 एज इट इज़ रहेगा, V2 एज इट इज़ रहेगा, प्लस G और H2। ये तो सिंपल है। वैल्यू पुट करने से पहले मैं एक चीज़ सही करा दूं कि यहाँ पर ना ये A1 नहीं है, ये A2 है, और ये भी A2 हो जाएगा, ये A1 है, ठीक है। अब इसकी कुछ वजह है जो कि शायद मैंने उस टाइम पे बताई होगी। तो ये A2 है, ठीक है, ये A1 नहीं है, A2 है। अब करो, अब सही होगा जवाब। चलो, बस इसको छोटी सी चेंजेस है, बाकी कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। अब A2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, और V2 का स्क्वायर हो गया, और A1 का स्क्वायर हो गया। वैल्यूज़ तो आपके पास यहाँ पे मौजूद है, और इसको भी 0.5 कर दो 1/2 को, और ये V2 का स्क्वायर हो गया। आप लोगों को बड़ा मुश्किल लग रहा होगा, मुझे उम्मीद है ये, लेकिन सॉल्व करो, समझो आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब देखो वैल्यूज़ पुट करो, 0.5, A2 कितना दिया हुआ है, A2 ये है 0.00012 का स्क्वायर। A1 कितना दिया हुआ है, नीचे वाला है 0.00035 का स्क्वायर, और V2 का स्क्वायर इक्वल टू 0.5 V2 का स्क्वायर प्लस GH2। इनको सॉल्व कर दो। 0.5 मल्टीप्लाई 0.00012 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.4 टाइम्स 0 है, ठीक है, 35 का स्क्वायर। तो देख लो, ये एक अच्छा नंबर आ गया, आपके लिए आसान हो गया है। 5.877 V2 का स्क्वायर इक्वल टू 0.5 V2 का स्क्वायर प्लस GH2। इसको इधर लाओ, 5.877 V2 का स्क्वायर माइनस 0.5 V2 का स्क्वायर इक्वल टू GH क्या है आपके पास, 9.8 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। सॉल्व कर लो, इन दोनों को माइनस करके वहाँ ले जाना। 5.877 माइनस 0.5, तो 5.377 V2 का स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व करो, 9.8 मल्टीप्लाई 45 एक्सपोनेंट -3, तो 0.441। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई, वहाँ जाके डिवाइड, 0.441 डिवाइड 5.377 V77। अब V2 का स्क्वायर आ गया आपके पास, कितना आ रहा है, 0.441 डिवाइडेड बाय 5.377, तो ये आ रहा है 0.082। स्क्वायर तो नहीं चाहिए था, स्क्वायर रूट लो, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आंसर आपका देखो कितना आ रहा है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ, 0.082, तो 0.28 मीटर पर। जब अगर आपको डेटा पूरा नहीं दिया जाता ना, ये होता है, इतना आपको आगे पीछे से घूम कर आना पड़ता है, लेकिन चलो अल्लाह का शुक्र है। अच्छा 0.9 रख लो, राउंड ऑफ कर लो, क्योंकि और भी नंबर आ रहे थे, आसान हो जाएगा। फ्लो रेट का फॉर्मूला याद है, फॉर डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, तो A नॉट V नॉट, क्योंकि ये देखो V2 निकाला है ना, V2 इसलिए निकाला है जो उसको V2 में पुट करा जा सके। फ्लो रेट को डेल्टा V2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो कोई मसला नहीं होगा उसमें। क्या निकाला है, V2 0.29, और A2 क्या था, 0.00012। अब आप लोग इसी बात पर लाइक वाइक कर देना भाई। तो कड़े कड़े मेरे पाँव में दर्द हो गया। 0.29 मल्टीप्लाई 0.0012, तो फ्लो रेट काफ़ी छोटा आ रहा है, लेकिन कोई मसला नहीं है, इसको बड़ा करके देख लेते हैं। 3.4 मल्टीप्लाई 10⁻5, 3.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये फ्लो रेट है आपका। चेक करते हैं ज़रा, क्या यही है,
आया तो यही है, बुक से चेक करते हैं ना, छठा था ना ये। हाँ हाँ यही आ रहा है, लेकिन आ तो यही रहा है, लेकिन उन्होंने अब इसको ना उन्होंने पता है क्या किया है, अब इसको कन्वर्ट करते हैं। अब देखो ये तो होगा, क्या कर सकता है। ज़्यादा अच्छा ये था कि इसे सेंटीमीटर में रख के सॉल्व कर देते, लेकिन फिर मसला है वेलोसिटी में भी आता, हाइट में भी मसला आता, मिलीमीटर में था। नहीं, सही किया हमने। अगर आप इसे सेंटीमीटर में रख के सॉल्व करोगे ना, यहाँ फंस जाओगे। इसको भी फिर सेंटीमीटर में करना, मिलीमीटर में नहीं रखना। देखो मैं क्या करूँगा, मैं जो है इसके साथ डिवाइड करा दूँगा, सॉरी मल्टीप्लाई करा दूँगा 100, 3.4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये सेंटीमीटर में चला जाएगा। तो मैं करा देता हूँ ज़रा। तो 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 100, तो ये आ रहा है आपके पास 0. हाँ 0. मैं यहाँ लिखता हूँ 0.00 नहीं, क्यूब है, सॉरी मल्टीप्लाई क्यूब कराना पड़ेगा आपको। हाँ अब देखो 34 आ गया, बिल्कुल देखा, वो गलती जो मैं कर रहा था यहाँ भी नज़र आ गई, सेंटीमीटर क्यूब का सेकंड पर सेकंड। चलो भाई अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक आ गया जवाब, मैच कर लो बुक से। अब आप बोलोगे सर क्यूब क्यों लगाया, भाई देखो सेंटीमीटर क्यूब है, मीटर क्यूब है, स्क्वायर होगा स्क्वायर लगाऊंगा, समझ जाओ ना। बस अब क्या मैं आपको बताऊं, आप लोग इतने टाइम से पढ़ तो रहे हो मेरे साथ, चलो हो गया ना। मैं थक गया हूँ भाई, लेकिन आज मैंने अपनी जो लिमिट है ना उसको स्ट्रेच करनी है। यानी अगर मैं 5 मिनट पढ़ सकता हूँ ना, तो आज मैं 10 मिनट पढ़ के दिखाऊंगा, फिर कल 15 मिनट। लिमिट स्ट्रेच करा करो अपनी। चलो भाई ये तो हो गया। आज वीडियो अपलोड करके ही मैं आप लोगों के लिए आगे काम करूँगा। और अभी तो वैसे ही बहुत रात हो रही है, बहुत ज़्यादा रात नहीं हो रही है, मतलब कुछ देख लो टाइम नज़र आ रहा होगा आपको, 9:30 हो रहा है। हमारे लिए तो यही बहुत ज़्यादा रात है भाई, 12 बजे सो जाते हैं हम लोग, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा रात होती है। लेकिन मसला नहीं है, काम अच्छा हो रहा है तो कोई मसला नहीं है। आज करेंगे हम इंशाल्लाह आपके लिए काम, करेंगे आज आपके लिए 9-10 बजे तक काम इंशाल्लाह। बस कैमरा वगैरह साथ दे, कैमरा बंद ना हो। हाँ बंद हो रहा है। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 7, न्यूमेरिकल नंबर 7। न्यूमेरिकल नंबर 7 में कहा जाता है कि वाटर लीव्स, अच्छा इसके बाद आई थिंक न्यूमेरिकल नंबर 7 और न्यूमेरिकल नंबर 8, 9, 10 ये मुझे एक सेपरेट वीडियो में कराने पड़ेंगे। उसकी वजह पता है क्या है, कैमरा बंद हो रहा है, बिल्कुल रेड पे चला गया है, ये एक पहली वजह हो गई। दूसरी वजह, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है ऑलरेडी, ये अपलोड नहीं हो पाएगी यूट्यूब पर, ठीक है। तो ना आपको वीडियो मिलेगी ना मैं सेंड कर पाऊँगा, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसको भी यहीं तक रखते हैं। 6 न्यूमेरिकल है। आपने क्या करना है, आपने ना सर्च करना है लिख कर कि न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 2 और न्यूमेरिकल ऑफ चैप्टर नंबर 7 पार्ट 2 वीडियो, ये लिख के सर्च करना। मैं लिख देता हूँ यहाँ, कैसे लिखोगे, मैं इसी तरह अपलोड करूँगा। पार्ट 2 चैप्टर 7 न्यूमेरिकल, ठीक है, ऐसे लिख के सर्च करना, आपको वीडियो मिल जाएगी। उसमें मैं 7, 8, 9, 10 करा दूंगा, क्योंकि वो खुद 3 अभी बड़े बहुत हैं। कम से कम भी अगर मैं बोलूँ ना 1 घंटा उनमें जाएगा मेरा, तो मैं कोशिश ये करूँगा उसको पार्ट 2 में करूँ, क्योंकि आप देखना अभी आई थिंक ये 2 घंटे तक चली गई है वीडियो, या ऊपर भी जा चुकी होगी, तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआ में ज़रूर याद